फीवर आया, ट्रीटमेंट लिया, फिर अगेन फीवर आ गया। फीवर से भी? यस। और ऐसा नहीं होता कि आप कैंसर 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 बोलोगे कैंसर हो जाएगा। कभी भी एक कैंसर को दूसरे कैंसर से कभी कंपेयर मत करो। तो अब तुमने उनका घर तोड़ दिया तो वो इधर उधर फैलेंगे। अभी तक वो अपना एक उन्होंने दायरा बना रखा था। ये लॉजिक आता है कि इसलिए बायोप्सी नहीं करनी चाहिए। रेडिएशन डबल साइडेड तलवार है। हाँ, आप सही से यूज करोगे तो फायदा देगी, लेकिन गलत यूज किया तो गला भी काट देगी। मैम सबसे पहले जब पेशेंट आपके पास आता है तो सडनली उसका ये क्वेश्चन होता है कि बस मुझे बचा दो। एंड सॉरी टू से दैट नाउ शी इज डूइंग। ज्ञानी करे पकती मेरी बायोलॉजिक है। अल्हड़ ज्ञानी करे पकती आज मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ कोई नहीं आना चाहता। कभी नहीं आना चाहते? जब तक खुश हैं, मस्त हैं, मौज में। क्यों? क्योंकि ये हॉस्पिटल है। लेकिन जब मुसीबत आती है, जब दिक्कत आती है, तो सबसे पहले जो चीज़ याद आती है भगवान से पहले वो हॉस्पिटल होती है। क्यों? क्योंकि यार हॉस्पिटल ही जान बचा सकता है। तो आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके नाम सुनते ही हम सबसे पहले एकदम कान बंद कर लेते हैं, कैंसर। अरे भैया कैंसर, अबे क्या बीमारी का नाम दे दिया तुमने, तुम पागल वागल हो गया। लेकिन मुझे लगा बात तो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं है इस बात को लेकर, जब तक हमें पता नहीं है कि एक्चुअली में समस्या क्या है, इसका सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई नहीं। तो आज हम आए हैं कैंसर हॉस्पिटल में, और आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो मैम एक तरीके से सेलिब्रिटी हैं। उन्होंने कैंसर के लिए इतनी अवेयरनेस फैलाई है, इतनी बातें की हैं, इतने लोगों को अवेयर किया है। और सच में आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है कि मुझे मैम से बात करने का मौका मिल रहा है। अभी वेट कर रहा हूँ मैं मैम का, मैंने बोल दिया उनको बाहर आने के लिए, तो वो आ रही हैं। ठीक है ठीक, जी 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 मैम आप आ जाइए एक बार। एक्चुअली मैम के रात ही ना 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, और मैंने मैम के लिए थोड़ा सरप्राइज प्लान किया है कि उनके साथ हम केक काटेंगे। रामू इसको ना अंदर रख दो मैम के केबिन में, मैम को पता नहीं लगना चाहिए, आराम से जाना, बहुत जल्दी जाओ जल्दी जाओ। मैम आपको ऑटोग्राफ चाहिए, आप सेलिब्रिटी हैं। ओ माय, सीरियसली स्टारडम यही से करते। ओहो, पर क्या बता दी क्या लिखना है ये, तो मैं मुझे डॉक्टर की लैंग्वेज तो मैं कोई नहीं समझ पाता। यस, एक्चुअली मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि मैम एक सेलिब्रिटी है। तो अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सेलिब्रिटी होना ही चाहिए। थैंक यू, सो स्वीट। उससे पहले आपको बता दूं कि मैं अंगूठा टेक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। बेसिक मैं बिल्कुल गाँव में रहता हूँ, खेती करता हूँ, और मुझे सडनली पता चलता है कि मेरे किसी जानने वाले को ये बीमारी हो गई है। तो देखो मैं भी कितना डर रहा हूँ इसका नाम लेने से। तो ये दुर्भाग्य है हमारा, या फिर शायद हम लोगों की कमी है कि हम इसका नाम लेने डरते, पता लगता कि यार पता नहीं क्या चीज़ है। एक्चुअल में एक बीमारी है, तो जब तक हम इसका सामना नहीं करेंगे, इससे डरेंगे, तो कुछ सॉर्ट आउट होगा ही नहीं। तो हम इससे बात करेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, तभी कुछ होगा। तो एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं कैंसर की। सबसे पहले अगर मैं एज ए पेशेंट आता हूँ कि मुझे कैंसर है, तो अभी मैं आपके पास आता हूँ, तो सबसे पहले जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? बेसिकली आपने बिल्कुल सही कहा, लोग ना कैंसर के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि हमने कैंसर के बारे में बात कर ली या किसी भी कैंसर पेशेंट को देखिए तो हमें ना हो जाए। तो ये बहुत ही मतलब लाइक एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और बता सकते क्या होता है, ऐसा नहीं है कि व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैंसर तो ये हो नहीं रही है बीमारी। एग्जैक्टली, ये ज़्यादा हो रही है। और हो रही है, हमें अभी सबसे ज्यादा बड़ी जो स्टेप लेना है वो यही लेना है कि हमें अवेयर करना है, क्योंकि अवेयरनेस इज द की। बहुत सारी चीजें कैंसर के ट्रीटमेंट में इतने अच्छे एडवांसमेंट आ गए हैं, इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत अच्छी मशीनें आ गई हैं, विदाउट साइड इफेक्ट वी कैन क्योर पेशेंट। बस हमें किस पे काम करना है, लोगों को बताने में, अवेयर करने में। और मेरी एक रिक्वेस्ट है खासकर उन लोगों से, आप ही के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, जो सर्वाइवर्स है ना, प्लीज ओपनली होके बोले। कर जब तक हम लोग कैंसर सर्वाइवर को एज ए नॉर्मल पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये टैबू बना रहेगा। मैम ठीक है, सबसे पहले मैम और हम बेसिक में चले जाते हैं। मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट रखा है। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं कि मुझे कैंसर है। अभी क्या है कि लोगों को पता लगता है कि जब बहुत देर हो जाती है, कि फिर हम आपके पास आते हैं तो आपका सबसे पहले सेंटेंस होता है, अरे आप तो लेट हो गए। तो हर किसी पेशेंट को ये सुनना पड़ता है इंडिया में। क्यों? क्योंकि एक्चुअली सही टाइम पर पता ही नहीं चल पाता ये प्रॉब्लम क्या है।
तो सोचो कि मुझे मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है और मैं दवाई किसी और चीज़ की खा रहा हूँ, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है। तो कैसे हम उस चीज़ से बच सकते हैं? मतलब ऐसे क्या टेस्ट हैं जो हम करा सकते हैं तो हमें पता लगता रहे कि नहीं, कि ठीक है ये क्योंकि जब लेट हो जाते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे फूकने हैं। एंड इवन आपको भी एक तरीके से पेशेंट को देखते ही लगता होगा कि यार टाइम होता तो शायद हम बचा सकते थे। अब तो सिर्फ एक होप है और वो होप भी आपको खुद को पता होता है, वो सिर्फ आप पेशेंट को देते हैं कि हम कोशिश करेंगे, बट आपको सो बेसिकली ना सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगी कि कैंसर था ना कोई ऐसा उसमें सिम्टम नहीं होता कि मैं बोल दूं कि भाई ये है तो कैंसर होगा। कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो बाकी बीमारियों से रिजेंबल कर सकते हैं। नॉन हीलिंग अल्सर, एनी लंप इन बॉडी, एबनॉर्मल वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, फीवर आ रहा है बार बार, फ्रिक्वेंट फीवर है, फीवर आया ट्रीटमेंट लिया फिर अगेन फीवर। फीवर से हुए। यस, फीवर मैं आपको बताती हूँ किसका प्रेजेंटेशन होता है, ब्लड कैंसर का। ठीक है, ब्लड कैंसर को आप कैसे डायग्नोज करोगे, है ना? वो तो ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि भाई TLC इतना बड़ा हुआ है, प्लेटलेट इतना कम है, हीमोग्लोबिन इतना कम है, देन वी थिंक। लेकिन वो कैसे प्रेजेंट करेगा? फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन जहाँ होगा वहाँ उसको फीवर होगा। तो जैसे कि अगर कोई पेशेंट है कि महीने में लगातार फीवर ही बना जा रहा है, पिछले 3 महीने में हर 15 दिन बस तो फीवर आ रहा है, तो स्ट्राइक करना है कि नहीं ये गड़बड़ है। अब महिलाओं में मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताते हैं जो सबसे ज़्यादा इग्नोर करती हैं। हम महिलाएं इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है ना वो क्या है? CA ब्रेस्ट एंड CA सर्विक्स। करेक्ट, सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह। अब उसके प्रेजेंटेशन क्या होंगे? एबनॉर्मल डिस्चार्ज, मेंसेस के अलावा जो ब्लड डिस्चार्ज आ रहा है वो रूल आउट करना है वे क्यों है। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ये पिक्यूलियर फाउल स्मेल होती है। एंड जो ब्लीडिंग है पोस्ट क्वाइटर, मतलब मैरिड फीमेल है, सेक्सुअली एक्टिव है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि फिजिकल इंटीमेसी में ब्लड आएगा एक्टिव आ रहा है देन इन्हें कोई रूल आउट हुए क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम पता है क्या आती है? फीमेल ना शेयर नहीं करती। एग्जैक्टली। मैं कैसे शेयर करूँ? मैं मेरे घर के बड़ी बेटे से, मैं कैसे शेयर करूँ मेरे हस्बैंड से, या मेरे घर में जेड से या किसी से? तो ये ना सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम है ना, हम क्यों लैग कर रहे हैं कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने में? क्योंकि हम शेयर नहीं करते। ना जहाँ हमने अपना शाइनेस छोड़ा, अपनी प्रॉब्लम दूसरे से शेयर करी, वहाँ ये चीजें अर्ली डिटेक्शन में आई। करे। देखो एट द लास्ट अभी आप शर्म का पल्ला उड़ सकते हैं, लेकिन जब नुकसान होगा तो किसको होगा? ना आपके जेठ को होगा, ना आपके पति को होगा, ना आपके भाई को होगा, होगा आप ही को। तो इससे अच्छा क्यों शर्म का पल्ला पहले उतार के बीमारी पे आप कैसे ये सोच सकते हो कि नहीं यार मुझे नहीं बताना चाहिए? वो बीमारी है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, तो उसको एज ए न्यूट्रल आपको लेना ही लेना है कि अगर बीमारी है तो शेयर करना है, अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट कराना है। हम आपकी 2 लाइफ हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर वाली, एक डॉक्टर वाली। आप सबसे ज्यादा कौन सा एंजॉय करती है? एक्चुअली देखो, बीइंग ए MBBS MD डॉक्टर, ऑब्वियस सी बात है हर डॉक्टर का राइट मतलब लाइक राइट है और उसको करना भी चाहिए ट्रीटमेंट पार्ट। बट जब मैं कैंसर में आई, मैंने पेशेंट को ट्रीट करना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। अब समझ रहे हो, मैं कितना भी ट्रीटमेंट दूँ लेकिन पेशेंट अगर मेरे पास अर्ली स्टेज में नहीं आ रहा, उसको स्क्रीनिंग नहीं बता, उसको प्रिवेंशन नहीं कटा, देन क्या फायदा मेरे ट्रीटमेंट देने का? तो ओवर द टाइम आई रियलाइज कि ट्रीटमेंट के साथ साथ आई हैव टू फोकस ऑन अवेयरनेस पार्ट। करेक्ट। और आज की डेट में जब पेशेंट मुझे ऐसे बोल देगा मैम आपकी वजह से ऐसा हो गया, लाइफ सेव हो गई, क्रिसमस क्योर हो गया, हमने बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया, मैं कैंसर फ्री हूँ, वो सारा ना अवेयरनेस का रिजल्ट है। तो मुझे ना बहुत खुशी होती है। तो अगर आप दोनों में से चूज करोगे, नाउ आई एम एंजॉयिंग मोर अवेयरनेस पार्ट देन ट्रीटमेंट पार्ट, क्योंकि ट्रीटमेंट तो बहुत ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं, अवेयरनेस का गेम है सारा। एग्जैक्टली। ठीक है मैम, मेरी बॉडी में कुछ अबनॉर्मलिटी हो रही है। अब सबसे पहला टेस्ट मैं ऐसा क्या कराऊं कि यार कम से कम मुझे ये श्योरिटी हो जाए कि नहीं ये मुझे कैंसर है या नहीं है, या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा क्या पहला टेस्ट कराना चाहिए आम इंसान? सो बेसिकली शक्ति, जैसे कि मैंने बताया कि कैंसर का ना कोई सिम्टम नहीं होता है। भाई हम ये बोले ये सिम्टम है, ये कैंसर है, तो ऐसा ना कोई टेस्ट नहीं है कि आप ये करा लो 100% आपको कैंसर बता देगा। हमेशा कैंसर डायग्नोज ऐसे होता है कि जो बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है ना उसके लिए चेकअप होते हैं। करेक्ट। और फिर वो जब सस्पिशन शो करते हैं देन वी गो फॉर द बायोप्सी। अब यहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा डाउट है कि बायोप्सी नहीं करानी चाहिए, बायोप्सी तो और कैंसर फैला देता है। बिल्कुल, मतलब मैं आपको बताऊं, मैं भी यही मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जिससे सुना है मुझे यही बताया, और आपको लॉजिक बताऊंगा तो आप शायद, मुझे नहीं पता कि आप कैसे रिसेट करेंगे, मुझे बताइए कि अच्छा अब वो गांठ है, अब डॉक्टर उसको कट करेगा, अब जो कीटाणु हैं वो भड़क जाते हैं। अभी क्या है कि वो अपने घर के अंदर है, अब तुमने उनका घर तोड़ दिया, ये लॉजिक दिया जाता है कि अब तुमने उनका घर तोड़ दिया तो वो इधर उधर फैलेंगे। अभी तक वो अपना एक उन्होंने दायरा बना रखा था, ये लॉजिक आता है कि इसलिए बायोप्सी नहीं करनी चाहिए।
एक्चुअली इसीलिए हम बोलते हैं कि अवेयरनेस कितना ज़रूरी है। देखो पहली चीज़ तो हमें ना छोटी-छोटी बातों पे काम करना है। कैंसर का ना कीटाणु नहीं होता, है ना? लोगों को लेकिन लगता है कीटाणु है, बैक्टीरिया है, वायरस है। ये हमारी बॉडी की सेल्स एब्नॉर्मल वे में ग्रो करती है जो कि कैंसर बन जाती है। ठीक है? दूसरी चीज़ क्या होती है, देखो हज़ारों तरह के कैंसर होते हैं। मैम ये आपका वेटिंग ओपन है यस, ये तो यहीं बैठ लेना पहले कुछ प्लीज। यस। सो हम बात कर रहे थे जैसे कि बायोप्सी की बात चल रही थी। मैंने बोला जैसे कि कैंसर हजारों तरह का होता है। करेक्ट। अब मुझे यही नहीं पता होगा कि मुझे मारना किसको है, मेरा दुश्मन क्या है, तो मैं क्या तैयारी करूंगा, दुश्मन कहाँ से हमला कर रहा है, तो मुझे कैसे प्रिवेंशन करनी है भाई। अब कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ सर्जरी का रोल होता है, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ कीमो देनी होती है, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें रेडिएशन देना होता है। तो जो मुझे मेरा दुश्मन ही नहीं पता किस टाइप का, तो मैं किस पावर के साथ उससे लड़ूंगा। तो इसीलिए बायोप्सी कराना बहुत जरूरी है। और पता है कभी कभी क्या होता है, बायोप्सी में ये भी पता चल जाता है कि यार ये सिम्टम कैंसर का लग रहा है लेकिन कैंसर नहीं है, नहीं है ना? तो क्यों ट्रीटमेंट देना फिर? करेक्ट। तो मैम देखो हर कैंसर को हम बायोप्सी से भी शायद नहीं पता लगा सकते, जैसे आपने बताया कि शायद मतलब कुछ ब्लड कैंसर कैंसर होते है हैं, हाँ। और कौन से ऐसे कैंसर होते हैं जिनको हम बायोप्सी से नहीं पता लगा सकते, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए हमारे अदर टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक तो आपने ब्लड कैंसर बोला, बट उनके लिए अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं। एक होता है हमारा एससीसी लिवर का कैंसर, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर टाइप की इमेजेस रेडियोलॉजी जिसे हम बोलते हैं वो उसके थ्रू हम करते हैं। लेकिन 90% कैंसर्स में बायोप्सी मस्ट है। ठीक है, जिसको लीवर वाला में आपने बताया ये, तो उसको क्या सिम्टम्स होंगे, कि उसको क्या इन्फेक्शन या फिर कुछ और? देखो लिवर सबसे सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ ना किसी भी कैंसर की, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस ऑर्गन का फंक्शन क्या है। करेक्ट। जैसे कि लिवर पे, जैसे आपने बोला लिवर का क्या फंक्शन है, हमारी बॉडी की इम्प्योरिटीज को डिटॉक्स करता है ना? बहुत सारी प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बनाता है, बहुत सारी चीजें और सपोर्टिव सिस्टम देता है। एक तरह से हमारी बॉडी को पुलिस मैन है वो। बिल्कुल। तो अगर वहां पे प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले येलो, मतलब जिसे हम पीलिया बोलते हैं, बिलिरुबिन बढ़ जाता है, उसके हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं एंजाइम्स वो बढ़ जाते हैं। पेशेंट को डिस्पेप्सिया टाइप के सिम्टम्स आएंगे, पेन इन एब्डोमेन की फीलिंग होगी, वेट लॉस होने लगेगा, मतलब एक वेग से सिम्टम्स। ठीक। तो ये हमें करना होता है। जैसे कि मेरे पास आता है कोई पेशेंट कि मैंने समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, लेकिन मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम उसे एक रूटीन चेकअप कराते हैं कि उन चेकअप में किस लेवल पे गड़बड़ आ रही है। ठीक है। देन बी डायग्नोज, फिर हमारा ना एक डायरेक्शन मिल जाती है। हाँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसका बिलिरुबिन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, देन वी रूल आउट गॉल ब्लैडर, लिवर भाई ऑब्स्ट्रक्टिव में है या फिर पेटेंसी है, किस लेवल पे है, हेपेटाइटिस तो नहीं हो गया है। हमें डायरेक्शन मिलता है मल्टीपल टेस्ट करा के। तो वेग टेस्ट होते हैं बट वो हमें गाइड करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में अपना मूवमेंट लेना है। करेक्ट। ठीक है मैम, अब हम थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन में पा जाते हैं कि चलो मुझे पता चल गया कि मुझे कैंसर है, राइट। ठीक है। अब वहां पे भी 2-3 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, कि कोई बोलता है कि आप कीमो करा सकते हैं, कोई बोलता है कि आप रेडियोथेरेपी करा सकते हैं। तो आप इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा ब्रीफ बताएंगे, फिर हम यस ये बहुत जरूरी है। स्पेशलाइजेशन पर। राइट। देखो कैंसर का अगर मैं ब्रॉड करूंगी ट्रीटमेंट क्या होता है, 3 ही मॉडलिटीज होती है। कीमोथेरेपी जिसको हम नसों में, जो नस होती है हमारी, जो वेन्स होती हैं उनमें इंट्राकैट डाल के या कीमोपॉड डाल के, या एक और पाइप होता है जिसको हम मैं नाम भूल रही हूँ उसको डाल के उनसे नसों से कीमो देते हैं। जी। मतलब नसों में इंट्राकैट लगाएंगे, उससे दवाइयां देंगे। जी। कीमोथेरेपी इस दवाई ठीक है। जिनको हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं। करेक्ट। रेडिएशन एक ऐसी मॉडलिटीज है जो हम मशीनों से जहां कैंसर है वहां देते हैं। और सर्जरी तो मुझे लगता है सभी को पता होती है कि भाई जहां कैंसर है उस पार्ट को निकाल के अलग कर देना। तो मेनली 3 मॉडलिटीज होती हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि किस कैंसर में किसका रोल है। एग्जैक्टली। राइट। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे कि मैंने बताया ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, रिसर्च है कि भाई किस कैंसर में किस मॉडलिटी को यूज करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। कि ऐसा नहीं हो सकती कि अभी कुछ साल का रिजल्ट हो, हाँ। ये सालों के रिजल्ट्स होते हैं, डिकेड्स के रिजल्ट होते हैं। रिसर्चेस सालों से चली आ रही हैं और अभी भी चल रही हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कैंसर का कंप्लीट क्योर आ जाए, वैक्सीन आ जाए। तो ये आज 1-2 साल की चीजें नहीं होती है, 10-20 साल की रिसर्च होती है। तो उन्होंने ये देखा कि भाई अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो हम सर्जरी करेंगे, कीमो लगाएंगे, रेडिएशन करेंगे। अगर बेस ऑफ टंग का कैंसर है, आप जीभ को निकाल के नहीं सकते पूरा बाहर, पेशेंट कैसे खाएगा पिएगा, क्या फायदा उस ट्रीटमेंट का। बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ठीक रहे, कैंसर भी खत्म हो जाए। तो रेडिएशन आ गया। राइट। कीमोथेरेपी ऐसी होती है जैसे ब्लड कैंसर है, फिर ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, आप कैसे करोगे। अब ऐसा भी नहीं उसको रिप्लेस कर दो, ट्रांसप्लांट कर दो। हाँ। राइट। तो उस पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में जो कैंसर सेल्स हैं
उनको टारगेट किया जाता है कीमोथेरेपी से। Correct. तो यानी कि कीमोथेरेपी सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है, बहुत सारे कैंसर्स में मेन इलाज है। ब्लड कैंसर्स, लिम्फोमा, एनएचएल हो गया, मल्टीपल माइलोमा हो गया, ठीक है। फिर आता है सर्जरी, जैसे कि जहाँ दिख रहा है, जैसे ब्रेस्ट में लंबे गांठ है निकाल दो, जहाँ नहीं सर्जरी करके पॉसिबल है निकालना वहाँ रेडिएशन दे दो। Correct. तो ये सारी रिसर्च एंड गाइडलाइंस बनी है जिनको हम फॉलो करते हैं, मोस्टली इंटरनेशनल और टाटा वगैरह की गाइडलाइंस होती है, ठीक है। ठीक है। तो ये बोलना कि इस कैंसर में ये होगा, ऐसे नहीं होता। पेशेंट आता है, हम डायग्नोसिस देखते हैं, हम स्टेज देखते हैं, पेशेंट की कंडीशन भी देखते हैं। भाई अगर पेशेंट सर्जरी नहीं झेल सका 7-8 घंटे की तो हम कैसे कर देंगे, है ना। तो हम दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। तो इट इज, इसी को कहते हैं प्रिसाइज ट्रीटमेंट डिसीजन, एविडेंस बेस्ड डिसीजन जो हम ले रहे हैं आजकल। तो वो एक कस्टमाइज प्लान भी बनते हैं कभी कभी किसी को। अब इसमें क्या होता है कि जहाँ थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ क्या होता है कि पेशेंट ना बहस करते हैं। राइट, मैं पेशेंट की बहस ऐसे बताता हूँ कि जैसे मैंने देखे हैं कुछ पेशेंट, तो उसमें वहाँ क्या होता है कि वो बोलते हैं, इवन मेरे घर में भी अभी रिसेंटली किसी की डेथ हुई है कैंसर से, तो क्या था कि कोई रिलेटिव आता था तो बोलते कि अरे यार तुमने ये क्यों करा है, तुम तो कीमो करा लेते। हाँ, अरे क्योंकि कीमो से तो हमारे वहाँ एक इंसान बच गया था। कोई बोलता है कि यार तुम ये करा, तुम सर्जरी क्यों करा ली तुमने, तुम तो रेडिएशन करा लेते, हमारे यहाँ एक इंसान वो बच गया था। तो मतलब हर किसी का अपना अलग परसेप्शन है, बट ये नहीं पता कि एग्जैक्टली सॉल्यूशन तीनों हैं, बट डेफिनेटली वो हर कैंसर में अप्लाई नहीं कर सकते इंडिविजुअल प्रोटोकॉल। एग्जैक्टली। और मैं ये भी कहूंगी कि कभी भी एक कैंसर को दूसरे कैंसर से कभी कंपेयर मत करो, इवन इट इज द सेम कैंसर। करेक्ट। जैसे कि अगर ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 है किसी एक लेडी को, दूसरी लेडी को भी ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 है, फिर भी उनके रेस्पॉन्स अलग हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं शक्ति, जिसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अभी तो लोगों को यही नहीं पता था कैंसर है क्या। दूसरी चीज उन्हें ये भी नहीं पता, जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हैं कैंसर को पहले से पता करने के जो कुछ प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, वो भी नहीं पता। तो आप सोचो हमें किस लेवल पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। ठीक है मैम, अब हम स्पेशली आ जाते हैं रेडिएशन पर कि अब चलो मुझे लगा कि अब ठीक है मैं बीमार हूँ, मुझे या मेरे कोई रिलेटिव बीमार है या कोई भी XYZ, तो मैं अब रेडिएशन कराने आया। तो सबसे पहले मैं आपके हॉस्पिटल में वेटिंग एरिया में बैठा हूँ, तो अब प्रोटोकॉल क्या स्टार्ट होता, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ओके, सो अभी हम बात करेंगे कि सिर्फ रेडिएशन थेरेपी या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो हम बोलते हैं वो है क्या। करेक्ट। जैसे कि ज्यादातर क्या होता है, मोस्टली पेशेंट ना डिफरेंस से आते हैं। जैसे एक डॉक्टर में, जैसे ENT का डॉक्टर है, नाक कान गले का डॉक्टर, जी। उसने गाल का कैंसर पता करा या फिर बेस ऑफ टंग, जीभ का कैंसर पता किया, तो वो क्या करेंगे, कैंसर डिपार्टमेंट में रेफर करेंगे। करेक्ट। कि भाई आपका ये स्टेज है, ये डायग्नोसिस है, अब आप इस डिपार्टमेंट में जाइए। तो मोस्टली पेशेंट रेफरल से आते हैं, क्योंकि जगह जगह डायग्नोसिस करा के हमारे पास आते हैं। अब हमारा क्या स्टेप आता है एज ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला OPD कंसल्टेशन। ठीक है। हमने सारा पेशेंट को इवेल्युएट किया, क्या स्टेज है, पेशेंट झेलेगा नहीं झेलेगा रेडिएशन, भी ऐसा भी तो नहीं है ना कि हर एक को लगा दो, उसके अपने अलग कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर हम उसको इस लायक बनाते हैं, ओपिनियन देते हैं कि भाई न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। अगर मुझे लग रहा है कि बेस ऑफ टंग तक ऐसा सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले सांस की नली डलवाऊंगी। तो ये सारा हम इवेल्युएट करते हैं हमारी OPD में। तो पहला OPD कंसल्टेशन। अब OPD कंसल्टेशन के बाद अगर मैंने वो पेशेंट को सेलेक्ट कर लिया कि भाई हम आपका रेडिएशन देंगे, ठीक है, फिर मुझे उसको बताना है कि आपका रेडिएशन इतना लगेगा, इतने टाइम में प्रोटोकॉल पूरा होगा, साथ साथ ये भी होगा, और आपका रेडिएशन शुरू करते हैं। उसको हम बोलते हैं, जो हमारा पहला स्टेप होता है मशीन को लेने से पहले, ऑर्फिट बनाना, मास्क बनाना। अब वो क्या होता है वो मैं आपको डेमो दिखाऊंगी, प्रॉपर आपको उससे आइडिया लगेगा क्या होता है। ऑर्फिट होता है कि पेशेंट जो रेडिएशन के लिए जिस मशीन पे लेटता है उस पर आप OPD चल लेते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा वैसा ही एक लाइव एग्जांपल कि मैं आप 1 by 1 स्टेप दिखाती। हम सबसे पहले जो पेशेंट आपके पास आता है तो सडनली उसका ये क्वेश्चन होता है कि मुझे बचा, ये एक इसमें बर्नआउट होता है बहुत ज़्यादा, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? एक्चुअली ना मुझे ऐसा लगता है ना कि पेशेंट को कैंसर डायग्नोसिस होने के बाद ना एक तो ये वाला माइंडसेट ट्रेन करना पड़ेगा, नाउ देयर इज नो लाइफ। देखो नो लाइफ तो किसी के लिए भी अप्लाई होता है। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, कल मैं रोड पे जा रही हूँ, कुछ भी मिसहैप हो गया, नो लाइफ। लेकिन कैंसर को लेकर लोगों के दिमाग में जो ये थॉट प्रोसेस है ना कि ओ गॉड कैंसर हो गया, अब क्या होगा, वो चेंज होने की जरूरत है। हम ट्रांसप्लांट की बात करें, किडनी ट्रांसप्लांट है, कितनी मुश्किल से किडनी मिलती है, मिलती भी नहीं है बहुत से लोगों को। तो कोई क्योर है नहीं। ट्रांसप्लांट हुआ, जैसे एक कैंसर का पेशेंट 5 साल तक फॉलोअप में रहता है, ट्रांसप्लांट का पेशेंट भी 10 साल तक फॉलोअप में रहता है, हर महीने चेकअप के लिए जा रहा है, वही चीजें हो रही है। उसके मन में एक फियर है कि अगर ये किडनी भी काम नहीं करी ट्रांसप्लांट वाली तो आगे क्या है, मतलब मिलेगी भी नहीं दूसरी किडनी।
कैंसर में तो फिर भी एक सेकंड अटेम्प्ट होता है। तो ये माइंडसेट का गेम है सारा सकती। Correct. माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कैंसर को लेके। और जो होपलेस होते हैं मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि आप अपना ट्रीटमेंट लो। बहुत सारी बीमारी ऐसी जिसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, फेलियर, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, कोई ट्रांसप्लांट नहीं है, लेकिन ऑल आर डूइंग गुड। तो वैसे ही हमें कैंसर को एक माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। जहां आपने माइंडसेट क्रिएट कर लिया, नो लाइफ वाला वो ही नहीं आएगा, थॉट ही नहीं आएगा माइंड में। तो ओपीडी में थोड़ा हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसे। ये रेडिएशन एक ऐसी चीज है ना जो सच में नहीं पता है लोगों को, और हमें बताना चाहिए कि क्या है, कैसे बताओ। सबसे फर्स्ट पेशेंट आपके पास आता है, अब मैं बताऊं तो ठीक है, वो तो बाद की बातें हैं कि सारी फॉर्मेलिटीज़ कि आपको ये होगा, ये होगा, ये होगा। सबसे पहले तो उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है वो शायद बाहर दिखा भी नहीं सकता, कि उसके मेंटली प्रेशर इतना होता है, उसके ऊपर बर्डन इतना होता है। एंड उसको ये कन्विंस करना, क्योंकि मन में पहले से ये भरा हुआ है कि अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे पता है कि अच्छा कैंसर हो गया तो अब तो मेरा बचना मुश्किल है, मेरे पास शायद कुछ ही टाइम है। तो अब उसको वहाँ से उठाना, आप बीमारी ठीक कर सकते हैं, आप बीमारी का ट्रीटमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके मन से जब तक मैम आप वो नहीं ला पाएंगे तो कैसे होगा। तो वो साइकोलॉजी जो आप कि एक डॉक्टर प्ले करता है या आप प्ले करते हो, कि उसको मेंटली भी तो उठाना है। जब तक वो खुद नहीं चाहेगा ठीक होना, तो आप कितने भी आप प्रिकॉशंस करा ला, कितने भी मेडिसिन कर सकते हैं, वो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। तो उसको वहाँ से हो, मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट काम वही होता है। तो आप कैसे ट्रीट करते हैं, कि क्या आपका स्टार्टिंग होता है? एक्चुअली ना ये पॉइंट आपने बहुत ही अच्छा हिट किया है, क्योंकि एक साइकेट्रिक काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ये बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती है। एंड दूसरी चीज़, जब हमारे पास पेशेंट आता है ना, एज ए डॉक्टर मैं उसे कितना भी कह दूं कि नहीं आप डरो मत, ये ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक हो जाओगे। सो बेसिकली जैसे मैं बोल रही थी कि ना हम कितना भी बोलते हैं एज ए डॉक्टर, वो नहीं समझते, उन्हें लगता है डॉक्टर तो बोलेगा ही। बोले रहे भाई इनको तो पैसे कमाने हैं। यस। तब तो मुझे लगता है कि एक तो पेशेंट को खुद भी होना चाहिए, चाहे भले से कोई कुछ भी बोले, कितना भी नेगेटिव बोले, डॉक्टर बोल रहा है नहीं बोल रहा, मोटिवेट कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे ठीक होना है। पहली चीज़, खुद की विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकेंड, अगर कोई किसी भी कैंसर से डायग्नोज हो रहा है, सर्वाइवर से डिस्कस करो कि भाई आपने कैसे फेस किया था, आपको क्या लगा था, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस आए थे। और यही मेरा पर्पस था कैंसर सर्वाइवर्स के पॉडकास्ट लेके आने का, क्योंकि मुझे पता है कि एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट जब एक ब्रेस्ट कैंसर का पॉडकास्ट सुनेगी जो 10 साल से बिल्कुल ठीक है, उससे ज़्यादा मोटिवेट कोई नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको खुद ही अपना विल पावर स्ट्रांग रखना होगा। और दूसरी चीज़, जहाँ पे भी डाउट आए, आप एक डॉक्टर से नहीं 2 डॉक्टर से कंसल्ट करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ टेक सेकंड ओपिनियन ऑलवेज। तो पहली चीज़ कि कैसे काउंसिल करना है, आप पेशेंट को ट्रांसपेरेंसी रखो, भाई ये चीज़ है, ये ऐसे है, इसमें ये ट्रीटमेंट होगा, इसके इतने % चांसेस हैं, इसके % नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, पेशेंट को बोलना है कि भाई चाहे कुछ भी आप हमसे बात करो, पर होपलेस नहीं होना है। मैं डॉक्टर को भगवान मानता हूँ। मैं क्या, सभी हर कोई मानता है। आजकल तो नहीं मानते। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं मानते हैं। और वैसे एक्चुअली में है भी डॉक्टर भगवान। मतलब किस लिए आपको कैसे लगता है कि डॉक्टर है भगवान, कि सबको लगता है कि वो अब एक्चुअली भगवान जैसे ही होते हैं कि हाँ। लोगों को बताते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता ऐसा। मैं इसलिए मानता हूँ डॉक्टर भगवान है। हाँ हाँ। जब इंसान सही होता है तब भगवान को भी गाली देता है, एंड जब डॉक्टर को भी गाली देता है। एंड जैसे ही प्रॉब्लम में आता है तो सबसे पहली और लास्ट उम्मीद भगवान से पहले डॉक्टर होते हैं। अभी मैं हॉस्पिटल से बाहर जा रहा होता या भी जा रहा तो कहता अरे यार ये लूट घर है, यहाँ लूट होती है। मैं बिल्कुल जेन्युइन आपको बता रहा हूँ। और डरते हैं लोग कि यार हॉस्पिटल से बचाओ भाई, कि यहाँ तो लोग। लेकिन जैसे ही मेरे ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो मुझे लगेगा कि भाई आखिरी उम्मीद आप ही हो और आप ही भगवान हो, अब आप बचा लो। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर मैं आपके पास यहाँ आया हूँ तो मुझे वो फेथ होना चाहिए। अगर मेरे ऊपर भगवान के ऊपर फेथ है कि यार भगवान मुझे ठीक कर सकते, तो मुझे आपके ऊपर भी होना चाहिए कि यार अब मैं इस डॉक्टर के पास आया हूँ तो अब ये जो कह रहे हैं मुझे बात माननी है। 50 लोगों की मैं एडवाइस लूँगा, वो भी जिनको कोई नॉलेज नहीं है, तो कुछ भला ही नहीं होने वाला। हाँ। उससे मैं सेल्फ डाउट क्रिएट करूँगा अपने ऊपर कि यार ठीक होगा भी नहीं होगा, मैं अभी किसी और से जाकर कुछ हो जाए, नहीं यार कोई बचता ही नहीं कैंसर से। तो फिर मुझे डाउट आ गया ना कि मैं, इसका मतलब मैं भी ठीक नहीं होऊंगा। अब मैं उन लोगों को नहीं देख रहा हूँ जो ठीक हो गए हैं, तो वो तो आप बता पाओगे कि यार हाँ कि ठीक हो सकते हैं। ठीक है मैम, अब यहाँ ओपीडी हुई तो आप हमें बताते हैं कि भाई यस ठीक। तो जैसे हमने ओपीडी कंसल्टेशन कर लिया, पेशेंट को रिक्रूट कर लिया क्योंकि हम रेडिएशन देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप पता है हमारा मास्क मेकिंग। मास्क मेकिंग वो प्रोसीजर होता है जिसे हम ऑर्फिड मेकिंग भी कहते हैं, जहां बॉडी में कैंसर है उस हिस्से का मास्क बनाना, उस हिस्से का
एक कवरिंग बनाई जाती है जिसको पहन के मशीन पे लेटना होता है, ठीक है। वो हम क्यों बनाते हैं, वो क्यों बनाना जरूरी है, 2-3 तरह के होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली होता है वो मास्क होता है। और फिर वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि जब पेशेंट मशीन पे लेटे तो वो हिले डुले ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगी तो ज़्यादा ईजी होगा। जैसे कि टंग का कैंसर है, एक कवरिंग बन गई, मास्क बन गया। अब मैं मशीन पे लेटी हूँ, बिना मास्क के अगर मैं लेटी हूँ, बिना अपने आप को वो किए हुए मोबिलाइज डिवाइस के, तो मैं आज ऐसे लेटी हूँ, कल मैं ऐसे लेटूंगी, परसों मैं ऐसे लेटूंगी। बट अगर मेरा एक फ्रेम सेट हो गया जिसमें पता है आप पूरा इंप्रेशंस लेते हैं कि आंखें यहाँ होंगी, नोज यहाँ होगा, माउथ यहाँ होगा, चिन यहाँ होगा, ऐसे भी नहीं कर सकता पेशेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो ये पूरा एक इंप्रेशन लिया जाता है मास्क के ऊपर और उसको लगाकर ही वो पूरे होल कोर्स ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट लेटेगा। तो इसका 2 पर्पस हैं, एक तो पेशेंट सेफ रहेगा, मशीन पे भी काउच पे लेटे हो, अब हाइट पे लेटे, छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं, तो बहुत जरूरी होता है गिरे ना, सेफ्टी। दूसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है दैट इज इमोबिलाइजेशन। आपने पेशेंट को फिक्स कर दिया, क्योंकि रेडिएशन तो ऐसे आ रहा है ना, इनविजिबल है रेडिएशन, भाई वो तो जिस डायरेक्शन में शूट करोगे वो वहीं जाके हिट होगा। आज आपने मुंह ऐसे कर लिया, कल ऐसे कर लिया, परसों ऐसे कर लिया, तो पेशेंट रेडिएशन तो कहीं भी जाएगा, नुकसान ज्यादा होगा असर के। तो ये होता है मास्क में, ठीक है। फिर अगला स्टेप होता है, मैम कोई ऐसा एग्जांपल अभी लाइव हम देखेंगे? बिल्कुल मैं आपको अभी लेके चलूंगी, मैंने पेशेंट्स को भी करना है सिमुलेट, उनका दिखाएंगे। फिर आता है सीटी स्कैन, जिसे हम सीटी सिमुलेशन कहते हैं, यानी कि हम एक सीटी स्कैन लेते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, जैसे मैं समझाती हूँ ना पूरा प्रोसेस ये होगा, कहते हैं मैम अभी तो सीटी स्कैन कराया था, अभी तो MRI कराया था, या अभी पेट सीटी हुआ था, क्यों करा रहे हो दोबारा सीटी स्कैन? डॉक्टर की कमीशन होता है बार-बार कहीं वो तो पैसे बनाने के लिए तो नहीं, बिल बनाने के लिए तो नहीं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको माइक ठीक कर सकता हूँ? हाँ श्योर, ये निकल भी रहा है जी, ओके यस। तो सीटी स्कैन इसलिए कराया जाता है कि हम वहाँ पे प्रिसाइजली ये कंटूर कर पाएं कि ये कैंसर है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारा एज ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बहुत बड़ा रोल होता है कि जहाँ कैंसर नहीं है वहाँ रेडिएशन कम लेना, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं आए। हर ट्रीटमेंट के अपने साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो सीटी स्कैन में हम ये ड्रॉ करते हैं। दूसरा, अब आप अगला क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा एज ए नॉर्मल पेशेंट या पर्सन कि भाई ये चीज़ आप MRI में नहीं कर सकते जो मेरे पास ऑलरेडी है, ये जो मैं सीटी स्कैन लेकर आया हूँ बाहर से करा के, आप उसी में कर रही सब चीज़ें। वो हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो मशीन है ना, मैं भी आपको मशीन का भी डेमो दूंगी, पूरा मतलब होता है ना ह्यूज मशीन रोबोट, वो मेरे इंस्ट्रक्शन से नहीं चलेगा कि मैं उसको कमांड दे दूँ, वो और उसमें कोडिंग फीड है एग्जैक्टली। तो वो जो ट्रीटमेंट की कोडिंग है ना दैट इज ऑन सीटी स्कैन। ओके। और वो ऐसा नहीं कि वो आप कहीं से भी ले आओ, वो सीटी स्कैन लिया जाता है जो वो उस मशीन से कनेक्टेड है, तो वो अपने कोड को जनरेट कर वो सारी रीडिंग्स वो सीटी स्कैन मशीन से ही लेगा। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब तो यही तो मिसकंसेप्शन है कि यार नहीं दोबारा करा दिया, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो एक्चुअली वो एक प्रोसीजर है कि अगर अब वो मशीन अपने अकॉर्डिंग सीटी स्कैन करेगी तो उसको कोड जनरेट हो गया, तो अब वो पर्सनलाइज है आपके लिए, क्या ठीक है, अब ये प्रोसीजर रहेगा। अब आप कहीं से भी कागज उठा के लाएंगे कि इसको ही करा दो, तो वो मशीन उसको नहीं पकड़ सकती ना, वो आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप उसको पढ़ सकते हैं, बट उसके लिए वो कोड नहीं है, वो उसके लिए कंप्यूटर की भाषा नहीं है, सीधी बात। मैम ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो आपके पहले के इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं, जैसे आपने MRI करा कर आए हैं, कहीं से सीटी स्कैन हम पेट सीटी हमने कराया है, तो ऐसे नहीं कि वो वेस्ट है। करेक्ट। उसका एक तो उन्होंने डायग्नोसिस हमें दी, एग्जैक्टली। दूसरी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो मैंने सीटी स्कैन लिया है ना उस पर मैं उसको फ्यूज करती हूँ, तो उससे क्या हुआ, मैं डबल श्योर हो गई कि जो यहाँ बीमारी है सीटी स्कैन में जो मैंने लिया वो उस पर फ्यूज हो जाए। और ये ब्रेन के केसेस में MRI पे करते हैं क्योंकि ब्रेन के लिए MRI बेस्ट होता है। तो हर एक टेस्ट का अपनी एक सिग्निफिकेंस है, अपनी एक वैल्यू है, और हम प्लानिंग सीटी के साथ उसको फ्यूज करके यूज करते हैं। ओके। तो ये 3rd स्टेप हुआ मेरा। फिर आता है मेरा 4th स्टेप जिसे हम बोलते हैं कंटूरिंग। कंटूरिंग क्या होता है, ये मेकअप वाला कंटूरिंग नहीं है जो पार्लर में आके लोग कंटूरिंग कराते हैं, ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का कंटूर है। कंटूर का मतलब होता है, जैसे कंटूर जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या समझते हैं कि आप एक शेप दे रहे हो, राइट, तो वो हम सीटी स्कैन पे हमारे जो ऑर्गन्स दिख रहे हैं हमें उन्हें हम बनाते हैं, मतलब हम उनको शेप दे रहे हैं कि मेरी किडनी ये है, मेरा हार्ट ये है, आईज ये है, टंग ये है, कैंसर ये है, तो इसे कंटूर। उसको हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरी मशीन को नहीं पता ना कहाँ कैंसर है कहाँ नॉर्मल है। जब मैं उसको स्ट्रक्चर दूंगी कि ये कैंसर है, ये नॉर्मल है भाई, तो उसको मत देना रेडिएशन, इसको देना। तो ये इसलिए उस पर कंटूरिंग होती है। फिर प्लानिंग होती है, फिर मैं प्लानिंग इवेल्युएट करती हूँ कि भाई जो मैंने प्लान दिया है, देखो रेडिएशन ना ऐसा नहीं है, रेडिएशन डबल साइडेड तलवार है।
आप सही से यूज करोगे तो फायदा देगी, लेकिन गलत यूज किया तो गला भी काट देगी। करेक्ट। हाँ ठीक है, तो जब मैंने जो प्लान दिया है, हर एक कैंसर की अपनी एक डोज होती है शक्ति, ऐसे नहीं कि मन से कोई कुछ भी दे दे करेक्ट। कि भैया नहीं थोड़ा सा और दे दो, थोड़ा सा और दे दो, ऐसे नहीं होते। प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो भी बहुत रिसर्च के बाद निकलते हैं। सुपरविजन में ट्रीट किया जाता है पेशेंट, प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ। डेली का रेडिएशन डोज मॉनिटर होता है। तो जब मैंने वो बनाया तो मैं चेक करूंगी कि मेरे कैंसर को जो मैंने दिया है वही जा रहा है ना, ज़्यादा तो नहीं जा रहा, कम तो नहीं जा रहा है ना। तो ये आ गया मेरा प्लान इवेल्युएशन। आम भाषा में समझाता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मेरे सींग लगे हुए हैं, ठीक है, और जो वो मशीन है उसकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है, उसके हाथ में एक तलवार है। तो अब उसको ये नहीं दिख रहा है कि कहाँ इंसान है कहाँ सींग है, लेकिन अगर उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि 5 फुट से ऊपर तलवार चलानी है, कि 5 फुट की हाइट है, ये इसकी शेप है, अब इससे ऊपर तुम तलवार चलाओगे तो वो सींग कट जाएगा, इसका मतलब वो बीमारी कट जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि अच्छा यहाँ ऑर्गन है, यहाँ टारगेट नहीं करना, इस एरिया में प्रॉब्लम है, ये कैंसर है, अब इस एरिया पे जाके टारगेट करना है, तो वो फिर एग्जैक्ट बीमारी ही हिट होती। यस, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, क्योंकि मुझे लगता है ना एग्जांपल देके वो सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो चीज़ें ज़्यादा कोरिलेट होती हैं। अब लास्ट मेरा आता है मशीन पे ट्रीटमेंट देना, यानी कि ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंटेशन। अब उसके लिए क्या होता है कि जो मैंने पूरे 1-2 दिन लेके जो एक्सरसाइज करी प्रॉपर वे में जाए, क्योंकि मैंने कितनी भी एक्सरसाइज कर ली, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो ना, सारी मेहनत पानी में चली जाती है। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैम कितने दिन की सिकाई लगेगी, 10 दिन होगी, 30 दिन होगी, 35 दिन, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। तो ये हर एक के प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर कैंसर का अपना एक रेडिएशन डोज और नंबर ऑफ फ्रैक्शन डिसाइडेड होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। पेशेंट को डेली बेसिस पे हम रिव्यू करते हैं कि भाई कहाँ पे कितना टॉलरेट कर रहे हैं, क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं, कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा है, अकॉर्डिंगली भी मॉडिफाई। बट जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन होते हैं, दोज आर रिकमेंडेशंस। जैसे कि मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, आपके माध्यम से लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ब्रेन के केसेस में 30 चले जाते हैं, ऐसा SRS SBRT होती है, 5 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं। तो कितने ड्यूरेशन के बाद होता है मम्मी? यस, हाँ, ये क्वेश्चन हमने मिस कर दिया। इनफैक्ट ये जैसे मैंने OPD में जब मेरे पास पेशेंट आया ना, तो ये मुझे बतानी होती है चीज़ें कि देखो आपका ये कैंसर है, इस कैंसर में मैं इतनी सिकाई दूंगी। अब जो सिकाई जो दी जाती है, ये नॉर्मल सिकाई नहीं होती जो घर में हीट से सिकाई करते हैं। वो वैसे तो सिकाई वर्ड आजकल हम हटा रहे हैं, लोगों को ना मिसगाइड कर रहा है सिकाई, हम सीधे रेडिएशन बोलते हैं। भाई आजकल लोग रेडिएशन बोल सकते हैं, करेक्ट है ना। तो जो रेडिएशन है वो कितना दिया जाएगा, कितनी देर के लिए जाएगा, ये पूछते हैं। तो रेडिएशन का प्रोटोकॉल होता है मंडे टू फ्राइडे डेली, हार्डली 2 से 3 मिनट के लिए मशीन पे लेटना है उनको। सैटरडे संडे हम नहीं लगाते हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। देखो, जब रेडिएशन बाहर से अंदर जा रहा है, जैसे जीभ को मैं रेडिएशन दे रही हूँ, वो कहाँ से जाएगा, अब बाहर से ही जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये नॉर्मल स्किन को पेनिट्रेट कर रहा है, राइट। यहाँ तो कैंसर नहीं है, जीभ में कैंसर है, बट मुझे जीभ में रेडिएशन पहुंचाना है, तो जीभ बाहर तो नहीं निकाल के मैं दूंगी रेडिएशन, जाएगा तो नॉर्मल एनाटमी से। तो सैटरडे संडे हम रेडिएशन इसलिए नहीं देते कि नॉर्मल टिश्यू की हीलिंग हो जाए, बट कैंसर सेल्स की हीलिंग नहीं होती, करेक्ट, क्योंकि उसका DNA डिफेक्टिव है, तो वो रिपेयर नहीं कर पाता। लेकिन हमारी नॉर्मल सेल्स का DNA ठीक है, तो वो रिपेयर कर लेता है। लेकिन मैम अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि वो एक फास्ट ग्रोइंग सेल है, हाँ, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो तो नॉर्मल सेल से फास्ट ग्रो कर रही है। यस, तो फिर वही फास्ट ग्रो करना हमारे लिए प्लस पॉइंट है। यानी कि उस देखो, रेडिएशन का मैकेनिज्म क्या है, मैं एक बहुत बेसिक से सिंपल सा समझाती हूँ। रेडिएशन मशीन से एक हाई आयनाइजिंग एनर्जी पार्टिकल है, करेक्ट, जो कहीं भी सेल्स पे गिरेगा, उसकी सेल में जो DNA है उसको डैमेज करेगा। तो यानी कि DNA डैमेज हो गया, सेल वहीं मर गई। तो जो कैंसर सेल्स होती है, उनका हर सेल का ना DNA डिफेक्टिव होता है, इसीलिए तो वो मल्टीप्लाई कर रही है, कंट्रोल नहीं है। तो जब वो मल्टीप्लाई कर रही होती है ना, तो वो बहुत जल्दी डैमेज होती है। करेक्ट। जैसे कि मतलब उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है, यस, तो इसलिए वो ऐसा फास्ट ग्रो कर रही है। अब जैसे हम सोचते हैं कि हमें क्या बताया जाता है कि कीटाणु है, सीन बात है कि कीटाणु है, तो हमारे माइंड में ये बनता है अच्छा कोई कीड़े हैं और वो फास्ट वो कर रहे हैं और उनको मारना है। तो अब साइकोलॉजी वैसे ही काम करेगी, अच्छा वो हिट हुए अगर वो बच के तो फिर जिंदे हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। वो हमारी ही बॉडी का पार्ट है, हमारी ही बॉडी की सेल्स हैं, बस वो डिफेक्ट हो गई है। अब उसको फास्ट ग्रो क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन उसके अंदर भी एक डिफेक्ट है। जैसे कि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत मोटा हो जाता हूँ, तो मैं लग रहा है यार बहुत तगड़ा होता जा रहा है, तो लेकिन वो डिफेक्ट है ना, डायबिटीज हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो इंसान मोटा हो रहा है। तो बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा स्ट्रोंग है,
तो ये हमें ध्यान रखना है। इसीलिए जो फास्ट डिवाइडिंग ग्रोइंग सेल्स होती है ना, वो रेडिएशन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। हाँ, तो बहुत सारी, एक्चुअली इसे बोलते हैं हम रेडियो बायोलॉजी, मतलब रेडिएशन का ह्यूमन सेल जो बायोलॉजी है हमारी, उसका क्या इंट्रेक्शन है। जैसे मैं बोलती हूँ ना, कभी कभी बहुत सारी वीडियोस में बताती हूँ, लोगों को भी समझाती हूँ, कुछ कैंसर हमारे रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि उनकी कैंसर सेल स्लो डिवाइडिंग होती हैं, या उनका डीएनए ऐसा होता है कि वो स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे इसीलिए तो गाइडलाइंस आई हैं कि आप किस कैंसर में कितना डोज दोगे, कैसे ट्रीट करोगे। और जो रेजिस्टेंट टाइप के ट्यूमर्स होते हैं उसमें सर्जरी भी पहले कर देते हैं, यार निकालो उसको शरीर से, जो बच गया छोटा मोटा उसको उससे हिट करो कीमो से। तो ऐसे ही नहीं, कैंसर का इलाज इतना कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन वाले होते हैं, क्योंकि आप ये सोचो, आपका दुश्मन जितना स्ट्रांग होगा आपको उतना ही स्ट्रांग होकर हिट करना पड़ेगा। आपको अपनी सेना उसी हिसाब से यूज़ करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी जीतने के लिए। अब यहाँ पे जो बहुत बड़ा डाउट आता है, या मैं कहूँ बहुत प्रॉब्लम वाली बात है लोगों के लिए, उनको लगता है कि कैंसर हुआ, ट्रीटमेंट लिया, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो गई। इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं? इसको हम ऐसे बेटर कर सकते हैं कि अर्ली स्टेज में लेकर आओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कैंसर हुआ, बहुत छोटा सा 1 सेंटीमीटर का था, मैंने कंफर्म कर लिया भाई इसी में कैंसर है, उसकी सर्जरी करके मैंने निकाल दिया, सारी रिपोर्ट देखा, सारा सब कुछ बढ़िया है। अब ना तो मुझे इस केस में रेडिएशन देना, सर्जरी करके निकाल दिया, सब कुछ बहुत अच्छी हुई है, T1 निकल के आया, ना रेडिएशन देना ना कीमो देनी, तो साइड इफेक्ट तो ओवरऑल कम ही हो गया ना, राइट। तो इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस इज क्योर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमारे इंडिया में 70 to 80% कैंसर्स डायग्नोज इन एडवांस स्टेज 3 and 4। फॉरेन कंट्रीज में जस्ट अपोजिट है, स्टेज 1 and 2 में 70 to 80% डायग्नोज हो रहे हैं। करेक्ट। तो सर्वाइवल अच्छा है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ आप किसी को भी सुनो कि कैंसर है, कौन सा स्टेज, 3rd या 4th ही बोलेगा। मतलब फर्स्ट स्टेज तो मैंने बहुत रेयरली सुना है कि फर्स्ट स्टेज, और मुझे पहले पता चलेगा कि यार ये तभी पॉसिबल है शक्ति, जब हम स्क्रीनिंग करें, पहले से चेकअप करें, अवेयरनेस हो। अब जैसे कि आपको पता है कि मुंह में मेरे छाला है, 3 हफ्ते हो गए ठीक नहीं हो रहा, आप जाओगे ना डॉक्टर को दिखाने, डॉक्टर देखिएगा, उसे डाउट लगेगा, वो नहीं लगा किसी और के पास, है ना। तो अवेयरनेस इज की। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आपको दिमाग उस डायरेक्शन में सोचेगा ही नहीं। और ऐसा नहीं होता कि आप कैंसर बोलोगे कैंसर हो जाएगा। देखो, कैंसर इज एग्जिस्टिंग, वी आर इग्नोरिंग इट। करेक्ट। हम सुनना नहीं चाहते, हम डिस्कस नहीं करना चाहते, बहुत बेमन से बोलते हैं, अरे हाँ मेरे दूर के रिश्तेदार को ऐसे उसको था। भाई क्यों था, पता लगाओ क्या है, किसी और को तो नहीं हो जाएगा। और बात नहीं करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, है ना। तो इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। मशीन्स के पास yes. चलो अब मैं आपको डेमो देती हूँ सारा स्टेप बाय स्टेप, है ना। देखा तो जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, ये ऑर्फिट है, हर पेशेंट का अपना सेपरेट बनता है, और जहाँ हमें ट्रीट करना होता है उस हिस्से का बनता है। जैसे कि एब्डोमेन का है, ठीक है, अब ये थाइस देख सकते हो, है ना, एब्डोमेन। तो इसी तरह से जब हम हेड एंड नेक कैंसर करते हैं तो उस हिस्से का बनाते हैं। इसको प्लेन दिखाना मुझे, ये बिल्कुल प्लेन शीट होती है। करेक्ट। इसको वाटर बॉक्स में डालते हैं, उसमें वाटर बॉईल हो रहा होता है, ये इसको सॉफ्ट कर देता है, और फिर जैसे देखो ये हेड एंड नेक कैंसर के लिए है। अच्छा, ये पहले हिस्से के लिए ये प्लेन ऐसे होते हैं, सारी शीट ऐसी होती है। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिक अपनी शेप। हाँ, अब जैसे मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, इसको हम पानी में डालेंगे, ये सॉफ्ट हो जाएगा, फिर पेशेंट को जिस हिस्से का हमें रेडिएशन देना है उसके ऊपर रख देते हैं, तो फिर हम उसकी एनाटॉमी ले लेते हैं, नोज, आईज, ये, और बिल्कुल उसी के ये क्लैंप होते हैं, ये आप देख रहे हो ना, ये ट्रीटमेंट मशीन में शिफ्ट यहाँ पे हुक हो जाएंगे, तो पेशेंट ये लेगा नहीं ट्रीटमेंट के दौरान, और बिल्कुल प्रिसाइजली हम रेडिएशन देते हैं। ओके। तो ये होता है ऑर्पिड मेकिंग या मास्क मेकिंग प्रोसीजर, मशीन पे लेने से पहले हमारा स्टेप 1, 2, ठीक है। फिर उसका CT स्कैन होता है इसी को लगा के, उस पर फिर मैं कंटूरिंग करती हूँ मशीन पर, है ना, फिर ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि वो जो प्रोसीजर है ना, हेड एंड नेक है ना, आओ दिखाते हैं। मैं ठीक है, लाइट इधर तो दिखे ना, ज्यादा लग रही है, ड्रेस थोड़ा ऐसे दूर कर जाए, ज्यादा थी तो उसमें देख रहा हूँ। हाँ, तो फिर ड्रेसिंग होगा, ये आपने बस ऐसे ही लगा रखा है ना। रुको कुणाल, रुको, ये आज डिपोर्ट कर लो। देखो ये वाटर वॉथ है ना, ये ऐसे डाला जाएगा, शैडो बनेगी इसको ऐसा। इसका ना पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, पर्टिकुलर मिनट के लिए हम इसको रख देते हैं, पानी में डाल देते हैं, और जब ये ट्रांसफर, अभी तो ऐसा आपको दिख रहा है ग्रे कलर का ना, मतलब ग्रीन ऑफ वाइट, फिर ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर हम पेशेंट को जहाँ हमें ट्रीट करना है उसके ऊपर रख देंगे। अब ये पूरा प्रोसेस होगा, बोल्ड कर सकते हो आप इसको ना, इसको डिपोर्ट कर सकते हैं, तो दिखाते हो, है ना। देखो जैसे कि अभी इस टाइप का है ना,
यस बिल्कुल अभी जैसे जैसे ये मेल्ट होता जाएगा ये ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इस कलर का, ओके जैसे यहाँ से होना शुरू हो गया। जी ठीक है, तो ये एक वाटर वॉश पूरा ये वो है टब, इसमें डालना चाहेगा। 2-3 मिनट हमारा है टाइम, उसके बाद हम इसको निकाल के पेशेंट को ले लेंगे जी। बट अच्छा था एक्चुअली, वो जो रिवॉर्ड मिला दैट इज वॉज वेरी अप्रिशिएटिंग, थैंक यू सो मच। आई है कितना पैसा दिया है, क्या बात है, साथ लाइक भाई यही शक्ति बात है। इतनी दूर से आया है, इतना अच्छा नॉवल काम कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग आपके पास कोई केस आया हो जो मतलब आपको कि मजा आया हो कि यार वो केस अच्छा लगा, वो पेशेंट भी अच्छा था, मतलब ऐसा हाँ, इंटरेस्ट सो एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है जब कैंसर डायग्नोसिस के बाद कोई पेशेंट आपके पास आपसे ज़्यादा मोटिवेटेड आए। देखो एज ए ऑन्कोलॉजी से मेरे पास कोई पेशेंट आता है ना, मेरे पास 2 रोल प्ले करने होते हैं, मुझे उसे ट्रीट भी करना है, मुझे उसे मोटिवेट भी करना है। बट जब कोई पेशेंट ऐसा आ रहा है जिसको पता है कि उसे कैंसर है, उसको ये भी पता है कि एडवांस स्टेज का है, बट ही और शी इज़ वेरी हैप्पी, समझो। फिर रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा ही हुआ, एक बहुत ही यंग फीमेल जिसकी अभी रिसेंटली मैरिज हुई थी, 2 महीने पहले ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया। तो कितना बुरा लगता है, सोचो आपकी एक नई लाइफ शुरू हो रही है लेकिन ऐसे हो गया। जब वो मेरे पास आई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसे कैसे डील करूं, क्योंकि एडवांस था, ब्रेस्ट पूरी हटानी पड़ती, अभी उसकी लाइफ की शुरुआती हुई थी, बच्चे नहीं है, बहुत सारी चीजें थी। तो मैं धीरे 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 ना समा मान रही थी कि देखो ऐसे है लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना। बड़े हंस के कहती है मैम ये सब छोड़ो, मुझे पता है मुझे क्या है, यू जस्ट चिल, यू रिलैक्स, जस्ट स्टार्ट ट्रीटमेंट, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मतलब मुझे गूस बम्स हो गए, क्या समझ रहे हो। तो ये अभी रिसेंटली ऐसे बहुत होता है, बहुत होता है। सबसे अच्छी चीज़ है जब एक कैंसर पेशेंट बहुत हैप्पीली आपके पास आया, बोले मैं ठीक हो जाऊंगा, बस आप ट्रीट करो, है ना, ए, आप बस ट्रीटमेंट शुरू करो, मैं देख लूंगा जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जो साइड इफेक्ट। तो यहाँ आप रहते हैं या फिर यहाँ पर ये सब कर रहे हैं? नहीं यही सब लोग कर लेते हैं, मुझे कि बस देखना है, प्रेस्क्रिप्शन डायग्नोसिस बनानी है, स्टेज बनानी है, और देन आई विल से कि भाई यही है। बट एक होता है ना, जितना ज्यादा आप सुपरविजन रखोगे, जितना क्रॉस चेक करोगे, उतना ही क्वालिटी आती है। करेक्ट। तो बाकी हमारे सारे ट्रेन स्टाफ होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, कुकुरा आप ऑटोमेशन में चलता रहता है। मैम सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर है कि जो आपके पास आता है कि यस मैं बताती हूँ। देखो आउट ऑफ इंडिया का डेटा अलग है, हमारे इंडिया का डेटा अलग है। इंडिया के डेटा की अगर हम बात करें तो मेल में जो सबसे ज्यादा कैंसर है ना, हेड एंड नेक कैंसर है। ये पूरा ना जीभ, बक्कल मिकोसा, टंग बहुत ही ज्यादा है। मतलब अगर मैं 100 पेशेंट स्मोकिंग कैसे में स्मोकिंग, पान, बीड़ी, गुटखा पर ट्रेंड तो हमारे इंडिया में है ही। इसके अलावा पहले तो पता ही नहीं लोगों को पर्टिकुलरली होता था, बट अब ऐसा नहीं है, जो नहीं खा रहे उनको भी हो रहा है। उनको भी हुआ करेक्ट। तो अभी हमारे बाकी के रिस्क फैक्टर्स हो गए, हम हेल्दी नहीं खा रहे हैं, हेल्दी नहीं पी रहे हैं, हम जो भी खा पी रहे हैं किसी न किसी केमिकल या प्रिजर्वेटिव है। अब आप देखो ना, कुछ भी आप खाते हो आपको पता चलता है उसमें ऐसे केमिकल्स है जो कैंसर करा रहा है, करेक्ट। और आपको पता ही नहीं है कि वो आप खा रहे हो। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स की मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर देखो, हार्मोन एक्सपोजर, आप हार्मोन वो कैसे बताओ, आप दूध पी रहे हो, आपको नहीं पता वो दूध कैसा आ रहा है, डिटर्जेंट है उसमें या केमिकल्स, मशीन मतलब ना काऊ बकलों को इंजेक्शंस लगाते हुए मिल्क बन रहा है, उसमें अपने आप वो चला गया हार्मोन। हम बोलते हैं कि हार्मोन अवॉइड करना है तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर ना हो, अब वो तो आप दूध की फॉर्म में ले रहे हो, आप सोच रहे हो कि दूध तो अच्छा होता है हेल्थ के लिए, आप लेकिन ले रहे हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि जो हमारा डाइटरी पैटर्न है वो हमें बहुत इम्पैक्ट आता है। कुछ भी ले लो, चाहे पान, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, तो आप एक तरफ रख दो, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि जो खा रहे हैं उनको हो रहा है, जो नहीं खा रहे हैं उनको नहीं हो रहा है। वो तो एक एडिशनल फैक्टर हो गया, मतलब जो खा रहे हैं उनमें ज्यादा होगा, बट ऐसे नहीं उनको 100% होगा, या जो नहीं खा रहे हैं उनको 100% नहीं होगा, बट बाकी के फैक्टर्स बहुत ज्यादा आ गए। अच्छा, इसमें रेडिएशन में कोई एक बेस्ट विंडो भी होती है जब आपको लगता है कि वाह कि सर ठीक है और फिर निकालने वाले हो ना, का ठीक है। पर इनके अकॉर्डिंग अभी मास्क बन गया। अब इसी मास्क को इनका नाम लिख जाएगा, इनकी फाइल का नंबर पड़ जाएगा, अब ये इनका हो गया जी। वाह। अब ये हार्डली 2 से 3 मिनट में बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, और ये हमेशा इन्हीं की शेप का रहेगा अंटिल अनलेस कि हम उसको मोल्ड ना करें। हाँ तब ये इनका कस्टमाइज हो गया। एक तो सेफ्टी भी हो गई, दूसरा प्रिसाइज रेडिएशन ट्रीटमेंट भी डिलीवर होगा, थर्ड क्या होता है कंटामिनेशन वगैरह भी डबल रहता। तो ये हमारा हो गया स्टेप 2,
ऑर्फिट मेकिंग या मास्क मेकिंग। ऑर्फिट इज अ ब्रांड एक्चुअली, तो हम जनरली बोलते हैं मास्क मेकिंग। ओके ठीक है, अब इन्हीं को इसी पोजीशन में हम लेटाएंगे सीटी रूम में, जो सीटी स्कैन मशीन होती है ना उसमें लेटाएंगे। और जैसे इनका ना जो रेडिएशन होना ना, मुझे इस हिस्से का होना है, जी, तो जब मैं इस हिस्से को रेडिएशन दूंगी तो मुझे स्कैन भी इतना ही चाहिए, इतना चाहिए। क्योंकि रेडिएशन हमेशा ना लोकल ट्रीटमेंट होता है। Correct. जैसे कीमो तो भाई समझारी फुल बॉडी फुल पूरी बॉडी को इफेक्ट करेगी, ये सिर्फ यही पे इफेक्ट आएगा, यही इफेक्ट आएगा, यही साइड इफेक्ट आएगा। हाँ, अब ये देखो इस तरह से ये पूरा हार्ड हो गया, छू भी सकते हो, बस हल्का सा गुनगुना लग रहा है। क्या? ये अब थोड़ा कूल डाउन हो गया है, जब था तो थोड़ा सा ज्यादा था, और बस इनका शेप का ये बन गया। अब हम इसी पे ना पेशेंट की आइडेंटिटी, नाम वाम सब रख लेंगे कि मिक्स भी कहते हैं। ये इसकी ब्यूटी है। रेडिएशन को अगर मैं बता रही हूँ या सही तरीके से यूज किया जाए तो रेडिएशन इज वेरी गुड मोडिलिटी और वेरी गुड ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ कैंसर। Correct. मोर देन 60% कैंसर्स में किसी ना किसी लेवल पे रेडिएशन का यूज होता है। इसमें क्या है ना, अब जैसे मैंने बोला था ना, हम ओपीडी में कंसल्ट करते हैं, हम पूरा ही पैरामीटर्स देखते हैं, ठीक है, अभी क्योंकि पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। Correct. जितना अच्छा उसका हीमोग्लोबिन होता है उतना अच्छा रेडिएशन का असर आता है। ये सारा वही वाला गेम है जो मैंने बताया था ना, रेडियो बायोलॉजी, जी। अब ग्लूकोज वगैरह देखते हैं। सबसे जरूरी होता है हम लोग KFT, क्योंकि हमें ना कॉन्ट्रास्ट देके हीमोग्लोबिन करना होता है, शुगर तो नहीं है जैसे कि ना ये उसका किया है, क्योंकि पेशेंट को ना अभी जब म्यूकोसाइटिस वगैरह होगी, रेडिएशन के साइड इफेक्ट आएगा, तो जिनमें डायबिटीज है या कोई और प्रॉब्लम है उनको ज्यादा आते हैं। तो ये हम ना पेशेंट को पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं कि भाई आपको इसी चीज पे काम करें, और जैसे इनका रेडिएशन जब से शुरू होगा ना, इनको पूरा एक पेपर दिया जाएगा कि यू हैव टू टेक दीज प्रिकॉशंस, गार्डल्स हो गए, न्यूट्रिशन हो गया। अब जैसे कि बाबा का बेटा भी जितना भी होगा हम नोट डाउन कर लेंगे, हम मेक श्योर करेंगे कि इससे कम नहीं जाना चाहिए। तो ये सब चीजें होती हैं, कंसल्टेशन बहुत जरूरी पार्ट है। ठीक, तो अभी जैसे इनको तो फिर शायद लिक्विड ले पाएंगे। अभी फिलहाल देखो जब तक शुरू नहीं होता है ना रेडिएशन, तब तक तो पेशेंट आराम से खाते पीते हैं, बट जब शुरू हो जाता है, इसमें KFT कहाँ है, जब शुरू हो जाता है तब मुंह में छाले आते हैं। फिलहाल इसमें देखना KFT हम 80 रुपीज आ रहा है, ठीक, मैं आपकी कभी जल्दी आ चला। अब जैसे CT स्कैन अभी होगा, कौन चलेगी वहाँ, CT स्कैन के बाद पार्ट यहाँ पे शुरू होता है। ये देख रहे हो जो मैंने बोला था कंटूरी करे, तो ये कंटूरिंग में जैसे हम पेशेंट की ID वगैरह डालते हैं, पूरा पार्ट खुल जाता है। 2572 तो जैसे कि CT स्कैन तो ये आ गया, जी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी इनका एक पोर्टल बना हुआ है जिससे सारी इन्फॉर्मेशन एक पेशेंट की होगी। यस, ये जैसे पेशेंट का नाम हो गया, ये ID हो गया, और हेड एंड नेक का ही केस है, तुम्हारे लिए और भी अच्छा हुआ। अब जैसे मैंने बोला ना, पेशेंट CT करा के आते हैं ना, पेट CT वगैरह, तो देखो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो CT स्कैन है, अभी मैंने इसको फ्यूज किया हुआ है, सी ये आ गया पूरा। ये जो देख रहे हो ना रेड वाला, ये सेंसर है, और मैं इसको तुम्हें ना उसमें दिखाती हूँ पेट CT में कि कितना क्लियर कट विजिबल होता है। इस पे ये देख रहे हो, ये कैंसर है पूरा। अभी यहाँ पे जब खुलेगा ना तो और अच्छे से दिखाते हैं। तो मैम ये बेसिकली कहाँ पर है? इस पर। हाँ, जब भी मुंह के अंदर के कैंसर होते हैं ना, हमेशा यहाँ के कार्टून में आ जाते हैं, हमेशा। तो मोस्ट ऑफ टाइम तो लोगों को यहाँ जब गांठ आती है तब पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तब जाके फिर मुंह के अंदर झांका जाता है, जैसे हम कहते हैं ना FOL बोलते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। देखो जैसे ये रहा, अब मैंने क्या किया, मेरा जो प्लानिंग CT स्कैन है उसको मैंने पेट CT के साथ फ्यूज कर लिया। ओके, अब देखो ये विंडो देखना, ये देखो CT स्कैन है, मुझे नहीं पता चल रहा, वो तो मैं अब करते करते इतनी एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ, नाउ आई कैन सी कि व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज एब्नॉर्मल। बट नहीं पता होता शुरू में, तो हम क्या करते हैं, हम पेट CT के साथ फ्यूज करते हैं। ओ, क्लियर कट दिख रहा है ना, सी कितना बढ़िया दिख रहा है, ये पूरा पूरा बीमारी है, पूरा कैंसर है ये। ओके। तो मैंने क्या किया, अम्मी तो ये बड़ा और छोटा कितने हो रहा है? ये मैं कर रही हूँ, ये मैं ना यहाँ से कर रही हूँ देखने के लिए, ये ना ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे, ये हमारा वो रहता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से, अब मैं इसको ऐसे कर रही हूँ। अब देखो मैं दिखाती हूँ हम क्या क्या बनाते हैं इससे ना, मैं कंटूरिंग बोल रहा है ना, ये ये देख रहे हो, ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि कहाँ कैंसर है, कहाँ नहीं है, कहाँ मेरी स्पाइन है, ये देख रहे हो, ये रीढ़ की हड्डी होती है पूरा, ये ब्रेन होता है। तो अब जो मशीन्स को इंस्ट्रक्शन जाएंगे वो इसी पोर्टल से जाएंगे। अब जैसे मैंने बना दिया, करेक्ट। फिर प्लानिंग होगी, जी। फिर यहाँ से पूरा उसको शेड्यूल कर देते हैं मशीन पे, ओके। कितने नंबर ऑफ फ्रिक्शन लगने हैं, और ये इसका टाइम निकल कर आया है,
और वो मशीन पे डेली पेशेंट वहाँ जाएंगे ट्रीटमेंट अपना लेते। ठीक है मैम, जैसे मैं मानता हूँ कि किसी की 5 सीटिंग है, तो हर सीटिंग में एक्चुअली सेम डोज तो नहीं दी जाएगी शायद, कम या अच्छा इंटेंस जैसे ना ये मैंने बोला था ना, फ्रैक्शंस होते हैं, शेड्यूल होते हैं। जी। अब जैसे इस कैंसर के पेशेंट में ना 35 इकाइयाँ लगेंगी, डोज मेरी इतनी है, तो डेली की डोज 2 गिरे जा रही है। ओके देख रहे हो, 2 गिरे 2 गिरे 2 गिरे 2 गिरे, ऐसा करते करते डेली हम 70 गिरे पे आके रुक जाएंगे। ओके हाँ? ये इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया। जैसे कि देखो ये था, ये सीटी स्कैन है, मतलब ये मैंने बना दिया पूरा कि ये मेरे इस वाले पार्ट को रेडिएशन पूरा जाएगा। ये वर्क आप ही का रहता है? हाँ, ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का काम होता है। तो ये क्योंकि वो एनाटॉमी पढ़े होते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ के आए होते हैं एमबीबीएस में ना, ये सारी चीजें, और 3 साल जब वो एमडी करते हैं तो ये सारी चीजें सीखते हैं ये। ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि अभी क्या है कि अभी आपने जो पढ़ाई की होगी, जस्ट की बात है, तो कि ठीक है वो बीमारी या वो कैंसर अवेलेबल थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने रिसर्च की, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें भी न्यू आपके पास वेरिएंट आते होंगे, हाँ, रेयर केसेस रेयर होती हैं। केसेस होते हैं, तो हाँ तो वो आपने अभी स्टडी नहीं किया हुआ है। हाँ राइट। तो फिर उसके लिए क्या प्रोसीजर है? यस, उसके लिए क्या होता है, आपको रिसर्च ढूंढनी होती है कि अगर कभी कभार कभी तो हुआ होगा डायग्नोज, तो क्या हुआ था, और इन केस, वैसे तो हार्डली ऐसा होता है। देखो, एक होता है रेयर डायग्नोसिस, एक होता है बहुत ही रेयर डायग्नोसिस, एक होती है कॉमन डायग्नोसिस। कॉमन डायग्नोसिस के लिए हमारे पास रिसर्च बुक सब कुछ होता है। रेयर के लिए हम सर्च करते हैं कि भाई किसी ने कभी ट्रीट किया है तो क्या है, और इसीलिए शक्ति जब भी कोई रेयर डायग्नोसिस ट्रीट की जाती है या डायग्नोज होती है, उसको पब्लिश किया जाता है कि फ्यूचर में कभी कोई अगर उससे एनकाउंटर कर रहा है तो उसके पास एविडेंस हो। जैसे मैंने एक बहुत रेयर डायग्नोसिस को ट्रीट किया, कहीं नहीं मिल रही है, मैं उसका पेपर लिखूंगी और उसे पोस्ट करूंगी ताकि फ्यूचर में कभी कोई मेरे जूनियर्स, मेरे कोलीग्स एनकाउंटर करें इस टाइप से, तो मैंने क्या किया था, और फिर उसके रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी कि जब मैंने ऐसे किया तो ऐसे किया था। इस तरह से करते हैं। कभी भी कुछ भी रेयर होता है तो हम उसको वो करते हैं। तो ये मेरा पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप ये कंटूरिंग था, अब खत्म हमारा प्लान इवोल्यूशन, जिसके लिए ना मैं मेरे रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर को रिक्वेस्ट करूंगी। ठीक है। आ जाओ। हेलो सर। हाय, ये है मीट मिस्टर वेणुगोपाल, ही इज आरएसओ, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। सारा मशीन का टेक केयर यही करते हैं। हमारे प्लान जो हम ऑर्डर देते हैं या हम कंटूर करते हैं, जो डोज हम बताते हैं कि इस कैंसर में इतनी डोज इस जगह जाएगी, उसका सारा टेक केयर करते हैं, और मशीन पर भी सही से इम्प्लीमेंट हो, वो भी इन्हीं के सुपरविजन में होता है। तो वीनू, एक हेड में कैंसर का आप प्लानिंग को थोड़ा सा दिखा दीजिए कि किस तरह से प्लानिंग होती है और हम किस तरह से कमांड देते हैं। आप आगे आ सकते हो, यहाँ देख सकते हो। जो कॉन्टोरिंग पार्ट होने के बाद जी। ये पूरा प्लानिंग होता है, मतलब मशीन में कैसे डिलीवरी होना है पूरा इधर ही डिसाइड कर देते हैं। ओके। सो फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है, दिस इज लुक लाइक ए पेशेंट, ये पूरा सिटी इमेजेस है। सो विल प्लेस दैट इज कॉल्ड आर्क। ओके, ये वन सर्कल आता है ना, मतलब ये, सो दिस विल बी द बीम। ये पूरा पेशेंट का बॉडी है। ओके। सो विल प्लेस 3 रोटेशन टू ट्रीट दैट फुल पेशेंट। तो पेशेंट का टाइम में ऐसा होगा ट्रीटमेंट। सो ये बेसिकली 3D इमेज है। 3D इमेज है। ओके। सो हर एंगल से कैसे कैसे ट्रीट करना है यहाँ से इट डिसाइड। इज रेड कलर इज एक्चुअली कैंसर, यस सर, एक and blue color. blue color also cancer. Okay. But we Why 2 different colors? so we are delivering 2 different doses. This is high risk and low risk. Okay. मतलब मे बी द पिक्चर डॉक्टर डिसाइड करके वो कितना डोज आना चाहिए उसका डिसाइड करके होता है। ओके। तो जो रेडिएशन होगी दोनों की सेम टाइम पे होगी, सेम टाइम पे होगी। सेम टाइम होंगी। ठीक है। सो बेसिकली कैंसर यहाँ भी 2 है, एक हाई है एक लो रिस्क। तो इसलिए अकॉर्डिंगली दोनों के लिए सेम टाइम पे बट डोजेस रेडिएशन के अलग अलग होंगी। ये रिस्क मतलब वेयर द हाई रिस्क मतलब ज्यादा रिस्क है, अगर हाई डोज है। ओके। लो रिस्क है मतलब कम डोज और द साइमल्टेनियसली जाएगा। ओके। सो यहाँ प्लानिंग पाते हैं, मेरे को सपोज मान लीजिए जो है यहाँ रेडिएशन देना है, इस क्वेश्चन इनके यहाँ स्पाइनल कार्ड वगैरह है। सो वी विल प्रिजर्व दिस एरिया, मतलब हम लोग को प्रिजर्व करेंगे। ये परोटेड हो गया, दिस इज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लाइक ओके। लाइक ब्रेनस्टेम। यहाँ कितना डोज डिलीवर करना है, इधर विल पुट इट इन द सिस्टम। सो विल डू द ऑप्टिमाइजेशन, मतलब सो विल डिलीवर द रेडिएशन टू द ट्यूमर। ओके। एट द सेम टाइम हम लोग को प्रिजर्व करेंगे। स्पाइनल कार्ड हो गया, ओके। लेंसेस हो गया, ऑप्टिक अपैरेटस,
ब्रेन स्टेम लाइक दैट पूरा स्ट्रक्चर ये सिस्टम है पूरा ओके इसमें होता सो बेसिकली मशीन को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ये बॉडी पार्ट है, यहाँ पर कैंसर है, यहाँ हाई लेवल का कैंसर है, हाई रिस्क है, यहाँ लो रिस्क है, तो अकॉर्डिंगली डोज देनी है। एंड ये भी बताना है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी के, कि स्पाइनल कोड है, लेंसेज है, तो यहाँ रेडिएशन नहीं जानी चाहिए क्योंकि वो फिर साइड इफेक्ट हो जाएगा बॉडी को। तो ये 3-4 इंस्ट्रक्शंस उसके पास हैं कि कहाँ टारगेट ज़्यादा करना है, कहाँ कम करना है, कहाँ बिल्कुल नहीं करना है। सो एक्चुअली काफ़ी टाइम हिट एंड ट्रायल होता है कि एग्जैक्टली कब कौन सी ग्राफ एग्जैक्टली हमारी सारी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। सडनली अगर हम डिज़ाइन किया वो एकदम नहीं आएगा, तो उसमें हिट एंड ट्रायल होगा। मतलब ये बेसिकली इट विल रन एस एल्गोरिथम ओके मतलब so many algorithms very मतलब put on optimizer ओके so that will do the work मतलब जो हम लोग का मतलब सजेस्ट दे रहे इनपुट ओके उसका बेसिस में वो कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, सो इट बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी सपोज मेरा टारगेट है दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी करेक्ट। इसका मैं सबसे ज़्यादा रेडिएशन डोज देना है बट माय सेकंड प्रायोरिटी टू प्रिजर्व दिस एरिया स्पाइनल कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट ये एरिया ये प्रेशर हो जाएगा ब्रेन स्टेम। ओके उसके बाद लेंस सपोज सो ये अगर मैं पूछता हूँ कि सर 30 सिटिंग्स हैं किसी के लिए, तो ये फिर सेम रहेगा या फिर एवरी सिटिंग लिए भी चेंज होगा? वंस प्लान मतलब पूरा ओके होने के बाद वी विल शो टू द डॉक्टर। ओके सो डॉक्टर का कंसर्न क्या है वो मतलब अचीव होना चाहिए वो पूरा देखेगा देन दे विल एक्सेप्ट द प्लान मतलब ये है ओके इसके बाद एक बार एक्सेप्ट होने के बाद दे विल डू द इलेक्ट्रॉनिक अप्रूवल। Yeah. इलेक्ट्रॉनिक अप्रूवल करने के बाद पूरा प्लान लागू हो जाएगा मतलब नोबडी कैन चेंज दैट प्लान सो सेम प्लान विल बी स्टोर इन द सर्वर। ओके सो दैट सर्वर दे कैन ओपन द सिस्टम इन द कंसोल वो पूरा एक एक बार ओपन करेगा जो प्लान अप्रूवल हो गया वो सेम प्लान डेली ओपन हो ओके ओके एंड सेम एक बार एक दिन ओपन कर दिया दोबारा सेकंड डे ओपन नहीं कर सकते वो भी लॉक हो जाएगा। The technologists means the ready therapy technologists they cannot open the plan मतलब दो बार ओपन नहीं कर सकते एक ही बार ओपन कर सकते मतलब ओके बाय मिस्टेक इफ कुछ ऐसा मिस्टेक होता है तो वो है हो ही नहीं सकता, एरर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता मतलब वो एक ठीक है। कंट्रोल हो गई है। तो ये हमें लगता है कि यार मतलब मेरा भी अभी यही क्वेश्चन था कि यार कभी ऐसा भी तो होता होगा कि किसी और का प्लान मैं बाय मिस्टेक किसी और के ऊपर चला सकता हूँ, तो बट ऐसा नहीं है क्योंकि वो सर्वर में स्टोर है, एक प्लान सिर्फ एक बार रन होगा वो दोबारा वो ओपन ही नहीं होगा, तो ह्यूमन एरर के चांसेस ही कम हो गए, खत्म ही हो गए बिल्कुल। मतलब वो बाईपास कर ही नहीं सकते मतलब उनका पासवर्ड भी प्रोटेक्ट होता है जी। सो उनका कितना ऑथराइजेशन है उसका अलावा वो कर ही नहीं सकते। ओके ओके वाह वाह ओके सर दैट्स इट। या थैंक यू सो मच सर। मूवमेंट देख रहे हो? यस मैम। ये वो है जब पेशेंट मशीन पे लेटा होगा और उसको रेडिएशन डिलीवर हो रहा होगा, तो ये जो मूवमेंट्स आ जा रहे हैं ना ये डोज को कंट्रोल कर रहे हैं, जहाँ खुल रहा है वहाँ डोज ज्यादा है, जहाँ बंद हो रही है वहाँ ब्लॉक कर रहे हैं। इसी तरह से इसी प्रिंसिपल पे हम नॉर्मल स्ट्रक्चर को बचाते हैं और हाई डोज दे रहे हैं। देख रहे हो ये वाला जो एरिया हाई डोज है, ब्लू वाला लो डोज है। ओके ये बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, हाँ बॉडी तो स्टिल है, मशीन ऐसे है वैसे ऐसे डोज डिलीवर कर रही है। So we are seeing that every angle the projection वो जैसा जैसा projection होगा so the MLC only will protect that target मतलब टारगेट का डोज इधर का ओपन हो रहा है बाकी एरिया में कंप्लीटली क्लोज्ड है मतलब तो आई हैव वन क्वेश्चन लाइक कि अगर मुझे कैंसर यहाँ पर है तो मेरी ये बैकबोन अगर यहाँ पर आ रही है तो पीछे से तो और अब रेडिएशन आएगी तो स्पाइनल कोड पे प्रॉब्लम होगी, तो फिर वहाँ इसीलिए बीम्स ऐसे अरेंज की जाती है कि स्पाइन के थ्रू ना जाए। यही तो हमारे स्पेशलिस्ट का कमाल है, यही तो नई मशीनों का कमाल है। नाउ यू कैन सेव नॉर्मल स्ट्रक्चर्स, पहले नहीं होता था। कर जो एक होता है ना मिथ जो बने हुए हैं वो इसीलिए बने हुए हैं पहले नहीं सेव कर पाते, बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं, साइड इफेक्ट आते हैं। यहाँ मेन कैंसर पड़ा है, यहाँ कैंसर आने के चांसेस हैं, जहाँ पड़ा है मैं वहाँ ज्यादा रेडिएशन डोज दूंगी, जो आने के चांसेस है वहाँ प्रोबेबली कब दूंगी। तो जो ये डिफरेंट आपको दिख रहे हैं ना डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशंस, ये मेरे डोज डिफाइन कर रहे हैं। ओके कंट्रोल्ड प्रोसेस है। करेक्ट। तो ये मिथ बिल्कुल अब खत्म है कि भाई कि अगर मैं रेडिएशन लूंगा तो मेरा बाकी के बॉडी पार्ट खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये बहुत कंट्रोल्ड है। वो मशीन बहुत स्पेसिफिक है कि वहीं टारगेट होगा जहां प्रॉब्लम है, बाकी ऑर्गन्स आपके सेफ हैं। एंड इवन जो सेंसिटिव एरिया है वो तो स्पेसिफिक एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि यहाँ तो बिल्कुल अवॉइड करना।
इसी इसी को ही बोलते हैं प्लान इवेल्युएशन। एग्जैक्ट। ये मेरा 4th स्टेप है कोई रिलेशन प्लानिंग का। इसके बाद डायरेक्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। मतलब यहाँ मैंने देखा, हम 2 महीने डिस्कस किया, वेणु जी ने दिखाया मुझे कि ये मैम डोज जा रही है इस ऑर्गन को, मैं लिखूंगी, मैं चार्ट करूंगी, उसको डॉक्यूमेंटेशन करूंगी और मैं प्लान ओके करूंगी। ओके, ये प्लान इवेल्युएशन है। ठीक फिर ऐसे मैंने फाइनल कर दिया, फिर हम उसको शेड्यूल कर देते हैं मशीन पर। अब वो लॉक्ड है। अब वो लॉक है, पेशेंट आएगा, ट्रीटमेंट लेगा, डेली जाएगा। अब क्या होता है ना, वैसा तो है नहीं, फिर भी आप बीच में क्रॉस चेक करते हो कि भाई जो मैंने मशीन को कमांड दिया वो सही जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो हम उसको फिर इवेल्युएट करते हैं इन बिटवीन, इमेजेस लेके देखते हैं, वैसे इवेल्युएट करते हैं। जहां हमें वेरिएशंस लग रहा है कि कुछ नहीं एनाटमी मैच हो रही है, हम फिर दोबारा से स्कैन लेते हैं, फिर दोबारा से प्लान करते हैं। तो कंप्लीटली सेफ प्रोसीजर है। बस ये है कि सही लोग करें, सही जगह हो, और जो साइड इफेक्ट, जो कॉम्प्लिकेशन के लोग प्रॉब्लम बताते हैं ना, वो देखो वो कैंसर वाला पार्ट है। भाई अगर बताओ जीभ में अगर कैंसर था, मैंने उसे रेडिएशन दिया, तो नॉर्मल तो नहीं हुआ ना एनाटमी, कैंसर खत्म हुआ, बट आपकी जीभ तो कॉम्प्रोमाइज हो गई ना। तो जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है वो उसकी वजह से आ रहा है, ना कि ये है कि रेडिएशन ने आपकी नॉर्मल एनाटमी को गड़बड़ कर दिया। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी लोगों को। ये पर एग्जाम प्लान शेड्यूल है वो, ये पेशेंट टोटल 70 के 35 फ्रैक्शन है। सो ईच डे 1 to 35 विल बी ओके, लॉक कर देंगे। ठीक है। सो एक एक दिन डेली, मतलब आज एक फ्रैक्शन ट्रीट हो गया, हाँ, इसका पूरा ग्रीन आ जाएगा, मतलब कंप्लीटेड। ओके। सो द नेक्स्ट डे दिस विल नॉट ओपन, द सेकंड वन विल ओपन, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा लाइक दैट। एंड व्हाट इज दिस KVBCT? ये इमेजिंग सिस्टम है। बिफोर, मतलब पेशेंट एक पोजीशन होने के बाद, बिफोर रेडिएशन डिलीवरी, वेदर द पेशेंट मतलब करेक्टली पोजीशन है नहीं है, वो इमेज वाले चेक इमेज, करेक्ट। समझ गए? हाँ, ये हमने इमेज लेते हैं पहले, जो हम रेडिएशन ओपन करने जा रहे हैं वो सही जगह जाएगा नहीं जाएगा, ये तो क्वालिटी है इसका। यही तो टेक्नोलॉजी IMRT IGLD रैपिड आप बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि कौन सी बेस्ट है इनमें से, ये बेस्ट है। कहने का मतलब है कि अभी मशीन को डायरेक्शन है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। अब जो हम पेशेंट जो लेटा रहे हैं, तो वो कल जहाँ लेटा था या जहाँ से हमें रीडिंग ली थी, क्या वो थोड़ा बहुत इधर तो नहीं हो गया? अब वो इधर हो गया तो सारी डायरेक्शन ही बदल जाएगी, क्योंकि उसको सिर्फ ये पता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। उसको ये नहीं पता है कि क्या मैं सही जगह हिट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मशीन को नहीं पता। तो अब ये देखने के लिए क्या जो पेशेंट है वो करेक्टली वहीं पर है, तो उसके लिए भी एक इमेज क्या होता है कि जो ओरिजिनल इमेज होती है जो फर्स्ट टाइम दी जाती है, उसके ऊपर इसको ओवरलैप किया जाता है कि अब बिल्कुल करेक्ट है, उसी पोजीशन में है, तब रेडिएशन होती है। ठीक है, हम चलते हैं सीधी। ओके, इसके लिए कभी ऐसा हुआ आपने अपना सब कुछ लगा दिया, आपको लगा कि यार ये तो केस मुझे सॉल्व करने का ना, और मतलब आप फिर वहाँ हार गए? गॉड, ये तो मेरे साथ हुआ है और बहुत ही इमोशनल लेवल पे हुआ है। आज भी मैं जब उस लेडी को सोचती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, सच बता रही हूँ। मैं भी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में आई थी, तो एक पेशेंट आई मेरे ही होम सिटी से और मेरा ही नाम सुन के, तो CS सर्विक्स था। मैं बहुत पॉजिटिव थी कि ये तो 100% मैं ठीक कर दूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा सक्सेस रेट है उसका और अर्ली स्टेज था। मैंने जी जान लगा दी क्योंकि प्रोटोकॉल्स इसके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं, बहुत अच्छा सर्वाइवल होता है। और बताइए पहले ही फॉलोअप में, पहला फॉलोअप मतलब आफ्टर 3 month ऑफ लास्ट ट्रीटमेंट डे, पहले ही फॉलोअप में जब वो अपना पैसे पे लेके आई ना, उसका पूरा लिवर डिजीज से भरा हुआ था। पता है मैं लिटरली ऐसी हो गई, मैं मतलब रोने ही वाली थी, जो वो वजह से बहुत इमोशनल हो गई थी वो पेशेंट। मेरे लिए अपने घर से खाने पीने की चीजें लाती थी, बहुत ही मतलब प्यार से रहती थी, अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके आती थी फॉलोअप में, और पहले ही फॉलोअप में मैंने उस पेशेंट को खो दिया और मेरे पास कुछ नहीं था कहने के लिए। और पता एक चीज ये थी कि मैंने उसको बहुत एश्योर किया था कि आई विल क्योर यू, समझ रहे हो? एक होता है ना, पेशेंट आया, उसने ट्रीटमेंट दिया, 2 साल तक डिजीज फ्री है, 5 साल तक डिजीज फ्री है, तब डिजीज लौट के आ रही है, दैट इज ओके। क्योंकि कैंसर में ये है कि फेलियर होता है, यही हम यहाँ पे फेल भी कर रहे हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। लेकिन पहले ही फॉलोअप में कोई लिवर फुल ऑफ डिजीज लेकर आए, तो मतलब वो मेरे लिए बहुत इमोशनल था, नो डाउट। और उसके बाद मैंने ना उसके घर वालों को काउंसिल कर दिया था कि मैं अब ट्रीट नहीं कर पाऊँ। और मैं लेकिन पेशेंट को देख नहीं पा रही थी सच पे, वो यंग लेडी थी, पता, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हैप्पी नेचर की। मेरे पास इतने क्लिप्स है उसके आज भी, जब मेरे गूगल रिमाइंडर देता ना, आई फील बैड एंड सॉरी टू से दैट नाउ शी इज नो मोर। तो ये बहुत बहुत इमोशनल मोमेंट्स आते हैं जब बच्चे आते हैं, अपनी माँ अपने बच्चों को लेके आते हैं ना इस मले उसके साथ कि ठीक है हम ये ट्रीटमेंट कराएंगे फिर हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। हम चाह के भी नहीं कह पाते कि नहीं हो पाएगा। बहुत इमोशनल मोमेंट्स हो।
तारी पिंपल। ओके मैम, तो ये न्यू बिल्डिंग है। हाँ, ये न्यू बिल्डिंग है। यहाँ पे पूरा ना पहले ऑन्कोलॉजी था। ओके तो यहाँ पे सारी हमारी ओपीडी में पहले यही होती थी ओके इस 60 में, बट बिकॉज रेडिएशन वहाँ है, मशीन वहाँ है, इसलिए हम वहाँ शिफ्ट कर गए। तो मशीन को शायद शिफ्ट करना ही बोल दो, वैक्स नहीं कर सकते ना। उसमें करोड़ों रुपए लग जाए हाँ करेक्ट, शिफ्ट करने में। हाँ, क्योंकि प्रॉपर टेक्नीशियन सब कुछ। अब मुझे काफी ना चैम्बर वैम्बर बन गया, पहले दौरा ओपन था, बहुत सुंदर लगता था। यहाँ हमारे अल्ट्रासाउंड होता है, यहाँ से ऊपर जाके सेकंड फ्लोर में हम पुरानी बिल्डिंग से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते। ओके लल बंद कर दिया है उन्होंने, सॉरी प्लीज कब इन्होंने मॉडिफाई कर दिया है, बंद कर दिया गेट। अच्छा, तो कहेगा मैडम को अपना ही हॉस्पिटल के रास्ते नहीं पता। मेरा ना इस बिल्डिंग में आना थोड़ा कम होता है, मेरा सारा काम वही हो जाता है, मेरी ओपीडी हो गई, पेशेंट नहीं हो गया। यहाँ मैं तभी आती हूँ जब मुझे सीटी स्कैन में कुछ काम है या कहीं कुछ और काम है। तो पहले ही खुला हुआ था, अभी इन्होंने सारा चेंज कर दिया है। Yeah, also Up. Please up. छत पे यहाँ हमारी लैब है ये पूरा। अच्छा तो मैम जब मशीन्स में वहाँ रेडिएशन हो रही होती है तो आप जाते हैं और मतलब। हाँ, जैसे फर्स्ट डे लगना है तो मैं क्रॉस चेक करने जाती हूँ कि जो मैंने प्लान किया है, जो मैंने स्कैन लिया है, दैट इज एब्सोल्युटली मैचिंग और नॉट, राइट। तो वहाँ तो रहने के प्रिकॉशंस होते हैं क्योंकि रेडिएशंस हैं। हाँ, वो मशीन बनी ही ऐसी है कि व्हेन यू आर इन रेडिएशन जोन ना, यू शुड बी सेफ। जो दीवारों की थिकनेस है और जो बाकी की चीजें होती है वो पूरा रेडिएशन सेफ्टी को ध्यान में रख के ही बनाई गई है। पहले का टाइम होता था कि जब मशीन बंद भी है ना तब भी रेडिएशन आ रहा है, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में रेडिएशन मशीन इज कम्प्लीटली सेफ। वो जब ऑन है तभी रेडिएशन है, और जब वो ऑन है तब बाहर हो। आज पहले क्या होता था, डॉक्टर को भी रेडिएशन लगता था, टेक्नोलॉजिस्ट को भी लगता था, जो ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को तो लगता ही था। तो बट अब आज की डेट में सारी मशीनें चेंज हो गई हैं, और आने वाले टाइम में और भी बहुत एडवांसमेंट आने वाले हैं जिसमें पेशेंट को भी रेडिएशन के साइड इफेक्ट ना के बराबर आएंगे। मैम अभी मैंने नोटिस किया है कि जिन लोगों को रेडिएशन हो रही होती है एक्चुअली जो पेशेंट है और जिनकी रेडिएशन चल रही है, तो बोला जाता है कि उनको प्रेग्नेंट लेडी से दूर रखना है, उनको छोटे बच्चों से दूर रखना है, या उनके लिए एक अलग रूम बना दीजिए क्योंकि अब वो रेडिएशन के थ्रू वो करा रहे हैं। तो मतलब ये सही है या? यस, एक्चुअली जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या बच्चे हैं उनको हम रेडिएशन जोन से दूर रखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट का रेडिएशन लग रहा है उनको उनसे रेडिएशन लग जाएगा। रेडिएशन जोन में वैसे भी अवॉइड करना ही चाहिए अननेसेसरी स्टेप इन। बट एक अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि जैसे कि रेडिएशन ट्रीटमेंट हुआ किसी पेशेंट का, तो वो पूछते हैं कि मैम क्या अब ये जो इनको रेडिएशन लगा है ये बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ रह सकते हैं? तो वो रह सकते हैं, मतलब जिसको रेडिएशन लगा है उस पर्सन से रेडिएशन बाकी मेंबर्स को नहीं लगेगा। इट्स नॉट कॉन्टेजियस, तो कम्प्लीटली सेफ है। लेकिन वो कंफ्यूज कहाँ होते हैं, जैसे कि किसी का पेट सिटी हुआ या रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी हुई है किसी और चीज के लिए, तो उन लोगों को आइसोलेशन एडवाइस है, तो वो हमारे वाले रेडिएशन ट्रीटमेंट से कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। क्योंकि किसी के लिए हुआ तो उन्होंने बताया कि उन्हें अभी दो दिन के लिए आइसोलेट कर दिया है, कोई नहीं जाएगा उनके पास, तो उन्हें लगता है कि ये वाला रेडिएशन भी वैसा ही है। तो ये रेडिएशन कम्प्लीटली सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये पेनफुल होता है? अब आपने पूरा प्रोसीजर देख ही लिया, आपको समझ आएगी होगा बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। लेकिन इशू कहाँ आते हैं, जब पेशेंट को साइड इफेक्ट आते हैं, वो पेनफुल होता है। ठीक है। अच्छा मैम अब बात करते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड को अगर रेडिएशन चल रही है तो क्या वो अपने पार्टनर के साथ फिजिकल हो सकता है? क्योंकि इसमें बहुत है कि नहीं हाँ, वो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है और मेरी वीडियोस पे भी बहुत बार आया है कि इनफैक्ट ये तो आपने रेडिएशन के दौरान पूछा है। लोग पूछते हैं कि वो सर्वाइवर है, मतलब ट्रीटमेंट हो गया है, कैंसर पेशेंट थे लेकिन, तो अब हम मतलब रिलेशन बना सकते हैं नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ना एक्चुअली दो चीजें हैं कि एक तो है कैंसर पेशेंट जो ट्रीटमेंट ले रहा है, दूसरा है जो जिसका हो चुका है वो सर्वाइवर है। तो सर्वाइवर तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम मना करते हैं क्योंकि पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन होती है। भाई आप समझ रहे हो, और इट इज नॉट अबाउट फिजिकल होना, इज नॉट अबाउट ओनली फिजिकल नीड, आपको मेंटली और इमोशनली लेवल पे भी स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए। सामने वाला पार्टनर कितना है इंटरेस्टेड या नहीं है, ये सारी चीज होती है। बट ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट भी अवॉइड कि पेशेंट को इन्फेक्शन ना लगे,
ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट चल रहा है, रेडिएशन चल रहा है तो दे कांट भी, वो हो सकते हैं। तो ये तो कम्प्लीटली सेफ है, बट हम कीमो के दौरान तो स्पेशली मना कर देते हैं क्योंकि इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है। हम बाकी मेंबर से भी मना करते हैं कि दूर रहो, इन्फेक्शन लग जाएगा उनको, क्योंकि उनको रेडिएशन है या कीमोथेरेपी या टीएलसी डाउन हो जाता है, उनको जरा सा किसी ने छीन दिया उनके सामने, उनको वायरल हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। ये बेस प्लेट होती है, जी जो हमारा मशीन का जो वो है ना, बेस प्लेट का ऐसा ही है, तो इसलिए हमें ये रखना पड़ता है। और ये हेड नेक रेस्ट होता है, इसका ना आराम से पेशेंट लेटना है। पेशेंट जब अंदर आएगा, पेशेंट का फुट फेस मत लेना, तो जहाँ मास्क बना हुआ था वहाँ भी यही था। वहां भी यही था। इसीलिए तो सेम चीज इंप्लीमेंट हो हर जगह। भाई वहां कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, वहां कुछ और होगा, तो एनाटॉमी मैच नहीं करेगी ना। तो इसकी रिपोर्ट कब तक आए, कब बता देंगे? नहीं, इसकी जरूरत है, रिपोर्ट नहीं लेते, पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए ले रहा है। अच्छा, मैंने बताया ना, जो मैंने कंट्रोल किया था वहां बैठ के सीटी स्कैन में, वो यही है। तो ये रिपोर्टिंग के लिए नहीं करते, ये हम ट्रीटमेंट देने के लिए करते हैं। रिपोर्टिंग के लिए तो पेशेंट पहले करा चुका है ना, सीटी स्कैन, एमआरआई, सब कुछ। करेक्ट करेक्ट। तो जो मैं बोलती हूँ ना, लोग कहते हैं कि मैम ऑलरेडी सीटी स्कैन हो रखा था, अभी क्यों करा रहे हो, वो मिस नहीं करा। रिपोर्टिंग से इसका मतलब नहीं है। What do you feel about it? पेशेंट का फेस हाइड कर देना आराम से, बस। देखो पेशेंट के पास है जी वेरी एडवांस बेस स्टिल स्मूथ। जनरली क्या होता है ना, जब यहाँ के सर्जरीज पे होता है कि यहाँ से फ्लैप लेके यहाँ लगाते हैं, एक फ्लैप लेके यहाँ लगाते हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट डिफॉर्म्ड होते हैं, अजीब से नाट भी जाती है, कई फ्लैप लगाए जाते हैं। आप गाल में अगर कैंसर है, आप उसको काट रहे हो तो कुछ उसको फिल भी तो करो भाई, सी नॉर्मल से। इनको डालता है जगह से। मेरा दिमाग इधर इंप्रेशन लेने के ये फायदे, ये उसी ग्रुप में जाएगा। धीरे धीरे मेरा एक सीनरी का छोड़ दे, साक्षी, नेक्स्ट टाइम से तुम जब भी बनाते हो ना, उसको सारी मार्जिन आउटवर्ड रखा करो। आराम से सीना ढीला छोड़ दीजिए, कंधे ढीके बस, ठीक है। बहुत हल्का सा टाइट रहेगा ताकि आप हिल ना पाए और सिकाई सही जगह में लगे। आराम से लेटिएगा बस, ज्यादा देर नहीं, मुश्किल से 1 से 2 मिनट करेंगे। अभी ठीक हो बाबा? टाइट है, टाइट है बहुत, खोलो खोलो उसको। बहुत टाइट। हमारे पास ना ये तन भी होगा ना, ऐसी ऐसी सिचुएशन में ना इसको पूरा ऐसे कट कर दिया कर। ठीक है, मैं ना ये चीज आपकी यहाँ से कट कर दूंगा अभी। बाबा ये मैं बढ़ा दूंगी, ठीक है? नहीं नहीं, हिलाऊंगा खिलाऊंगा, कट हो गया आराम से, सही तो लग रहा है। सर आपके पास है लांटे वो मतलब जो सारा गू, जहाँ जहाँ गू हमने लिया, इंप्रेशन लिया, वही हमने फिट किया है। अभी अभी इसकी क्या जरूरत थी मैम, इसकी मास्क की? क्योंकि ये मशीन को मास्क के साथ ही लेटेगी वो, अच्छा तो हमें बनाए इसीलिए हैं, हम मास्क के साथ ही लेंगे। मतलब यही सेम पोजीशन हम वहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सब यहाँ से डायरेक्टली सर्वर पे चढ़ जाएगा। हाँ, जब हम यहाँ सीटी स्कैन लेंगे, वो वहाँ पर हमारा कंसोल है, वहाँ से हम डायरेक्टली डेटा अपने सिस्टम में मशीन पे ट्रांसफर करेंगे। और ये हम इसलिए लगा रहे हैं लेजर से मैच करके कि जो भी आगे पीछे का जो शेप था ना, वो सही आए। करो अच्छा, तो अभी ये मार्क करेंगे तो फिर वो एग्जैक्ट उसी मार्क पर आना चाहिए। हम पता है इतना प्रिसाइजली डिलीवर करते हैं कि अगर 8 mm का भी ऊपर नीचे हो रहा है ना, उसको भी हम एडजस्ट करते हैं। इसीलिए होता है ना, रेडिएशन को प्रिसाइजली डिलीवर करना बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल नई टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है कि अगर पेशेंट का 2 mm 3 mm का गैप आ रहा है इसमें और ट्रीटमेंट डिलीवरी में, तो उसको भी हम मैच कर देते हैं। जो तुमने देखा था ना वहाँ पे CBCT के BCT के मैम, आप मुझे देख मैंने पेडिशस करो नहीं, वो मैंने बता दिया है, ये फेडिशस जो लगा रहे हैं वो इसीलिए लगा रहे हैं कि वो सीधी स्पेल हमें दिखेगा और प्रॉपर इससे मैचिंग होगी मशीन में देगा। बस फटाफट स्कैन, सीना ढीला छोड़ दो, रिलैक्स बाबा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, हो गया आपका, बस 30 सेकंड और।
mucho. Una puñalada la parte था. मैं तो नुकसान नहीं है. हाँ, अब करा दो लाइट ऑन क्या फटाफट स्कैन ले लो वरना बाबा ना अनकंफर्टेबल है और नेक्स्ट टाइम से ना साक्षी मायने जो तुम जो भी ओपनिंग क्रिएट करते हो सबकी मार्जिन अपवर्ड्स क्योंकि ये ड्राई होने में ना ऑर्फिट की मार्जिन बहुत बुरी तरह से चुभती है. पेशेंट का ना ब्रीदिंग वाला जो पार्ट होता है ना उसको बिल्कुल जितना कंफर्टेबल तुम रख सको उतना रखो. कोई कोई लोग तो ये भी खोल देते हैं. हाँ है ना. तो कोशिश करो अगर पेशेंट को बीबी लग नेशनल या इस तरह के कैंसर वाले हैं उनको ये और ये खोल लो. ठीक ये पूरा. Yes. अब यही हमारा सेम वहाँ इम्पोर्ट हो जाएगा. तो जो ये एनाटमी थी ना अभी रिकॉन हो रहा है. हाँ इसी में जाके अब कंट्रोल कर देंगे ओके. कि भाई कहाँ ये जो दिखाया था ना मैंने वो यही था. यहाँ से लेके सीधे डायरेक्टली वहाँ चला जाएगा. बस जब हमारा सारा हो जाएगा प्लान हो जाएगा फिर हम देनी इम्प्लीमेंट कर देंगे शेड्यूल कर देंगे. तो ये एक एग्जाम्पल के साथ हो गया कि किस तरह से रेडिएशन थेरेपी प्लान की जाती है और ये हर कैंसर का अपना अलग अलग होता है. अब किसी का जैसे इस हिस्से का हमने बनाया मस्त ब्रेस्ट का होता तो थोरेक्स का बनाते हैं. पेट का होता तो इस हिस्से का बनाते. अभी जैसे इनका अब सिटी हुआ तो अब कितने दिन बाद इनकी पहली 2 दिन बाद 2 दिन बाद मुझे मेरे काम करने में टाइम लगता है. जो चीजें हमने तो ना मिनटों में सेकंड में समझाई है ना उनमें मतलब कैलकुलेशंस होती परत होती है. 2-3 दिन घंटे लगते हैं. जैसे मैंने एक ऑर्गन को बनाना है सोच आईज ऑप्टिक नर्व की आजमा सब कुछ तो उसमें मुझे 2-3 घंटे मिनिमम चाहिए. फिर प्लानिंग के लिए 1 दिन चाहिए. तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है. बट जब शुरू होता है तो नॉन स्टॉप होता है मंडे टू फ्राइडे. तो डेली होगा. डेली होगा. ओके. मैंने बोला ना मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ. फिर रेडियोबायोलॉजी नॉर्मल टिश्यू हीलिंग ये सारे स्टेप्स हैं. सबसे फनी क्वेश्चन आपसे किसी ने पूछा हो जैसे बताता हूँ कि हमें जब कम नॉलेज हो फनी कोई तो बहुत होते हैं. पता है कैसे होते हैं जैसे कि हमने टेक किया और हिस्ट्री है स्मोकिंग की अल्कोहल की ठीक हो गए 3 महीने के बाद फॉलोअप में है डिजीज फ्री एंड वो कह रहा है मैम अब मैं शराब पी सकता हूँ क्या. लिटिल थोड़ा थोड़ा सोचो वही का भाई जहर है थोड़ा खाओ या ज्यादा खाओ. तो ये बहुत मतलब फनी होता है. कोई बोले मैम कभी कभी ले सकते हैं क्या. अच्छा मैम मैं कभी कभार स्मोकिंग कर सकता हूँ क्या. नहीं भाई नहीं कर सकते. तो ये चीजें बहुत फनी हो दो खून जिंदगी के 2 बूंद जिंदगी की बात चल रही होती. तो ये चीजें हैं बहुत से लोग करते हैं. लेकिन अच्छा तब लगता है जब ना लोग मेरे पास आते हैं कैंसर फ्री हो गया वो कहते हैं मैम ये मेरी बकेट लिस्ट है ये मुझे फुलफिल करना है. आई फील हैप्पी कि नाउ ही और शी इज वेरी क्लियर कि उसे अब लाइफ में करना क्या है. हम आपके तो प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आप पेशेंट के साथ हमें ऐसे ट्रीट करना है ये हमारे प्रोटोकॉल होता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी पेशेंट के लिए ना आप हमने प्रोटोकॉल भी तोड़ देते हैं क्योंकि आप एक इंसान थे एक ह्यूमन बीइंग आपके अंदर हमेशा जिंदा रहता है तो वो बाहर आ जाता है. कभी हुआ है ऐसा. एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग शक्ति हम प्रोटोकॉल नहीं तोड़ते क्योंकि प्रोटोकॉल से हमारी शुरुआत होती है. हम ब्रीच तब करते हैं जब हमें लगता है कि नाउ वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. आवर हैंड्स आर टाइट. तो हमें लगता है कि चलो इसको करके देख लेते हैं क्या पता इससे कुछ रिजल्ट आ जाए. तो हम लास्ट में प्रोटोकॉल्स तोड़ते हैं बट उनके कंसर्न के साथ. आप कभी किसी को सजेस्ट करते हैं कि फॉलो अप पे उनके साथ कौन आए. मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि कैंसर पेशेंट को उनका फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. देखो वो ऑलरेडी के सैड होते हैं अपसेट होते हैं डिप्रेस होते हैं. अगर फैमिली मेंबर उनके साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग रहेंगे. और फैमिली मेंबर्स को ना एक ऐसा माहौल क्रिएट करके रखना है कि यू आर फाइन यू विल बी फाइन. बहुत सैड नहीं एक होता है ना बहुत निगेटिविटी सराउंड करके रखना वो नहीं करना चाहिए. आपको लगता है कि एआई अब आ रहा है कि क्या इससे शायद चीजें इम्प्रूव होंगी. एक्चुअली वी आर होपिंग फॉर कैंसर वैक्सीन कि अगर कैंसर की वैक्सीन आ गई ना तो हम कह सकते हैं कि भाई ये वैक्सीन लो शॉर्ट लगेगा और आप कैंसर फ्री हो जाओ. तो नो डाउट कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीजें आने वाली जिसमें कैंसर वैक्सीन एक वन ऑफ दी मतलब मोस्ट अवेटेड थिंग है. लोगों ने काम भी शुरू कर दिए हैं रिसर्च भी शुरू हो गई है. रशियन वैक्सीन अभी मतलब फेज 1 लॉन्च हो चुका है. ह्यूमन ट्रायल्स बाकी हैं. तो हो सकता है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आए. अभी रिसेंटली किसी पेशेंट ने मैम डायग्नोज किया है कैंसर तो आपका उसके लिए फर्स्ट मैसेज क्या हुआ फर्स्ट एडवाइस. यस मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी भी कैंसर डायग्नोज हुआ है तो कुछ चीजें जो कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए. फर्स्ट डोंट डिले इन ट्रीटमेंट. सेकेंड ऑलवेज गो टू ए कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं. थर्ड टेक सेकेंड ओपिनियन. हमेशा सेकेंड ओपिनियन लो. ठीक है. फिर फोर्थ है
कि जो भी प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करो विदाउट इंटरप्शन। फिफ्थ है कि जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है ना, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, प्लीज उनको फोकस करो। जो ऑल्टरनेटिव है, बाबा थेरेपी है, उन पे मत जाओ। कैंसर को अगर सही टाइम पे सही तरीके से ट्रीट किया जाए तो क्योर हो सकता है। लेकिन कुछ तो बाबाओं के पास भी बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं या ऐसे उनके पास केसेस है कि यार वो बाबा के पास गया था और वो ठीक हुए हैं। पता है क्या होता है शक्ति, यही तो गेम है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, मैंने इम्यूनोथेरेपी दी, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मैंने रेडिएशन का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। व्हाट अबाउट आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर? आपने तो उसको उस 1 महीने का प्रोफाइल दिखा दिया कि हमारे पास ये पेशेंट आया, हमने ये ट्रीटमेंट किया, पेशेंट कैंसर फ्री है। कैंसर फ्री तो हम भी बहुत करते हैं, लेकिन हम कब तक नहीं बोलते जब तक हम उसका फॉलोअप अच्छे से ना ले लें। सर्वाइवर का मतलब ये नहीं है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो कैंसर फ्री है। सर्वाइवर का मतलब वो है कि सालों साल वो कैंसर फ्री है। तो यहाँ पे लोग बहुत मिसगाइड करते हैं। वो क्या करेंगे, पेशेंट आया, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट दिया, कैंसर गायब हो गया, लेकिन 3 महीने बाद वापस आ गया, वो कोई नहीं बताता। ये बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है और लोग कर रहे हैं, इसमें गेम खेल रहे हैं। वो वही रिजल्ट दिखाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पास आए। मैंने बहुत देखा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टेज 1 में थे, वहां गए, ट्रीटमेंट लिया, 3 महीने कैंसर फ्री रहे, सब जगह कैंसर फैल गया, लेके आ रहा है वो हमारे पास। तो वो पार्ट क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप पूरा दिखाओ ना, पूरा फॉलोअप दिखाओ। ये बहुत बड़ा एक मिसलीडिंग और मिसगाइड करने का तरीका है लोगों को। मैम ये कैंसर अगर रेडिएशन वगैरह कराते हैं तो दोबारा होने के चांसेस रहते हैं? हाँ, हमेशा रहते हैं। तो क्या कितना टाइम एटलीस्ट होता है कि हर कैंसर का वेरी करता है, जो सर्वाइवल है, जो प्रोग्नोसिस है, कैंसर टू कैंसर, स्टेज टू स्टेज वेरी करती है। लेकिन ऑन एंड एवरेज अगर मैं बोलूँ एक मोटा नंबर, अर्ली स्टेज का 70 to 80% फॉर 5 ईयर्स और एडवांस स्टेज का 30 to 40% फॉर 5 ईयर्स। मतलब अगर मैं 100 लोग ट्रीट कर रही हूँ तो 5 साल तक 30 to 40% रहेंगे अगर एडवांस स्टेज वाले आ रहे हैं। 5 साल तक 70 to 80% बिल्कुल ठीक रहेंगे अगर वो अर्ली स्टेज में आ रहा है। इट इज़ अ रफ डेटा, अदरवाइज हर कैंसर का हर स्टेज के अकॉर्डिंग अलग अलग डेटा है। अभी कोई पेशेंट के साथ रहता है मैम, एक तो पेशेंट खुद बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, वो बहुत एकदम उसको प्रॉब्लम होने लगती है, डिप्रेशन हो जाता है, ये दिक्कतें हो जाती है। उसके साथ जो रिलेटिव्स रह रहे होते हैं फिर वो भी थोड़े ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि वो भी जाग रहे हैं, प्रॉब्लम में है, इसका पेन फील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो रेगुलर वहीं रहते हैं, पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, तो साइकोलॉजी क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे आप उसको हैंडल कर? एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे बहुत सारे ना पेशेंट के अटेंडेंट आके बोलते हैं कि मैम ये बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, खाते नहीं, हम खाते हैं तो थाली उठा के फेंक देते हैं। फिर मैं उनको समझाती हूँ कि देखो तुम्हें ना पेशेंट की जगह रख के अपने आप को सोचना होगा कि वो किस फेज से गुजर रहा है, यहाँ पे आपको और मोटिवेट करना होगा। मैं क्या करती हूँ, मैं कभी कभी जब मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ या मुझे समझ नहीं आ रहा होता तो मैं अपने आप को पेशेंट की जगह रख के सोचती हूँ। मैं टेबल के इधर हूँ एज ए डॉक्टर, फिर मैं कभी कभी अपने आप को टेबल के उधर रखती हूँ, या अगर मैं उस जगह होती तो मैं कैसे डील करती। तो मैं इन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करके मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत थिन लाइन है ये असेस करने की कि पेशेंट इस टाइम डिप्रेशन में तो नहीं है। साइकेट्रिक काउंसलिंग और साइकेट्रिक कंसल्टेशन का बहुत बड़ा रोल आता है कैंसर मैनेजमेंट में, जो लोग मिस कर देते हैं। वो क्या सोचते हैं, कह रहे ये चल रहा है, ये चल रहा है, चिड़चिड़े हो गए, ये हो गए। नहीं, आप फोकस करिए, आप एनालिसिस करिए कि कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे, और जा रहे हैं तो विदाउट एनी स्टिग्मा, विदाउट एनी डिले आप साइकेट्रिक कंसल्टेशन लो, उनको साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन कराओ। क्या बुरा है? हमारे यहाँ तो टैबू है ना, लोग सोचेंगे अरे यार पागलों के डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, अरे हम पागल थोड़े ना जो पागलों के डॉक्टर के पास है। नहीं, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। सो बेसिकली ये मास्क है जो इंडिविजुअल पेशेंट का बनाया जाता है, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि पेशेंट का मूवमेंट ना हो, क्योंकि रेडिएशन आएगी वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे आएगी जहाँ उसको पेशेंट को जाके ट्रीट करना है। अगर थोड़ा भी मूवमेंट होगा तो गलत जगह पर जाएगी। तो ये हर पेशेंट का इंडिविजुअल बनाया जाता है, वो मैंने देख लिया। तो अब वो इधर उधर मूव नहीं करेगा, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर जाएगी। तो ये टाइट हो जाता है यहाँ पर, पेशेंट फिर मूव नहीं कर पाता है। तो एग्जैक्ट पोजीशन लेने के लिए 3 एक्सिस ले लिए जाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ताकि एग्जैक्ट लोकेशन आ जाए। क्योंकि अगर हम 2 प्लेन पे पोजीशन लेंगे तो वो फिर भी उसमें ना वो डिफरेंस होता है। लेकिन अगर तीनों एक्सिस थे, एक्स वाई जेड, तो वो डिटरमाइन होता है कि अब इसमें कुछ साइन बने हुए हैं, क्रॉस बना हुआ है, मार्कर्स मार्क किए हुए हैं। तो जब ये लाइंस उस मार्क पे एग्जैक्ट कट करेगी, बिल्कुल ओवरलैप करेगी, तो इट मीन्स पोजीशन सही है।
अगर मिडिल में पेशेंट कुछ मूवमेंट करता है सो पेशेंट का हाथ राइज करने के लिए बोलेंगे, मतलब मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, पेशेंट बोलेंगे मतलब राइज करने के लिए। और हम लोग कंटिन्यूसली कैमरा से वॉच करेंगे। सो हम तुरंत पेशेंट का ट्रीटमेंट रोक के अंदर इमीडिएटली आके सो पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है नहीं मतलब काउच आउट करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जब रेडिएशन हो रही है तो यहाँ पर कोई होता है? नहीं कोई है, ओनली पेशेंट है अंदर है, पेशेंट का अलावा कोई होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर रेडिएशन हो रही है तो कोई पेशेंट को पेन होगा? पेन होगा? नो पेन। वैसे सिटी में एलर है, ऐसे सेम टू सेम। ओके। अच्छा, अभी आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक मैसेज देना हो इससे रिलेटेड कि क्या गवर्नमेंट इस चीज में इम्प्रूव कर सकता है, क्या? आई हैव लिस्ट फॉर दैट। खोलो आज पत्ते खोले बट ऑन मतलब लाइक पॉजिटिव नोट और रिक्वेस्टिंग नोट, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को सच में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़, उनको अवेयरनेस और स्क्रीनिंग बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई कर देनी चाहिए। बाहर की कंट्री में पता है आपको 40 साल का होते ही मेमोग्राम औरतें करा रही हैं, ये रूल है, कराना ही है आपको। हमारे यहाँ कॉलेज की पढ़ी लिखी लड़कियां और औरतें पूछ रही है मेमोग्राम क्या होता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बता दीजिए ऑडियंस को क्या होता है। मेमोग्राम छाती का एक्सरे होता है, ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, लोगों को पता नहीं है। ये रूल आ गया है, गाइडलाइन आ गई है कि 40 साल की जब भी आप हो जाते हो मेमोग्राम करा लो। ठीक है, स्क्रीनिंग गाइडलाइन जिसे बोलते हैं। एक तो ये चीज कि जो अवेयरनेस है वो बड़े लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होनी चाहिए एंड हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लोगों को एनकरेज करना चाहिए। थर्ड, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेटअप हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज नहीं है, इतना ओवरबर्डन है। गवर्नमेंट में मानती हूँ, आज आप एम्स में चले जाओ, आपका नंबर है 2 महीने बाद आएगा, क्या फायदा फिर उस वाले ट्रीटमेंट का? अगर मेरा कैंसर का पेशेंट आज स्टेज 1 में आ रहा है, 2 महीने बाद तो वो स्टेज 4 हो जाएगा। तो इन चीजों पर काम करने की जरूरत है कि एवरी गवर्नमेंट सेटअप शुड हैव ऑल दी फैसिलिटीज टू ट्रीट कैंसर। अच्छी अच्छी मशीनें आनी चाहिए। हर 2 टायर सिटीज में, 1 टायर सिटीज में एक ऑन्कोलॉजी सेंटर होना चाहिए। भाई एक मुरादाबाद में तो खराब आ गया है, बट फॉर एग्जांपल मेरा होम टाउन है, वहां पे अभी तक कैंसर क्योर करने के लिए रेडिएशन मशीन नहीं थी। कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, पीतल नगरी है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता होगा गवर्नमेंट को वहां से। समझ रहे हो, वहां पे एक ऑन्कोलॉजी सेंटर होना चाहिए। मतलब आई मीन हर एक सिटी में एक गवर्नमेंट का कैंसर को ट्रीट करने का सेंटर होना चाहिए। वहां उस सिटी का बंदा क्यों भाग रहा है दिल्ली एनसीआर, उसके बाद तो उसे इलाज नहीं मिल रहा। आप समझ रहे हो, करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है एंड इट्स हाई टाइम कि एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि नाउ इंडिया इज कैपिटल ऑफ कैंसर। एग्जैक्ट। होप सो मैसेज चला जाए। जानने से ये वैसे मैं एक बात बता दूं, साथ ही साथ ये तो मैंने बताया कि ये चीजें और हम कर सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। गवर्नमेंट स्कीम आ गई है और उसमें आप ट्रीटमेंट ले सकते हो कॉर्पोरेट में जाके। दिल्ली आरोग्य कोष हो गया, सीएम फंड हो गया, हर स्टेट का अपना एक फंड होता है। प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस नहीं है। जैसे मैं बहुत सारे पेशेंट यूपी के सीएम फंड में ट्रीट कर रही हूँ, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी चीजें भी कर रखी हैं, लेकिन और अच्छा कर सकते हैं। एग्जैक्ट। और सबसे जरूरी है अवेयरनेस फैलाना, स्क्रीनिंग करना, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एनकरेज करना। क्योंकि जब अवेयरनेस होगी, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा, कैंसर के क्योर के चांसेस बढ़ जाएंगे। अवेयरनेस होगा, आप प्रिवेंशन पे ध्यान दोगे, आपको स्क्रीनिंग गाइडलाइंस पता होंगी, आप उसको फॉलो करोगे। हो सकता है स्टेज 0 भी होता है, पता है आपको? स्टेज 4 दुनिया को पता है, लेकिन स्टेज 0 भी होता है, किसी को नहीं पता है। तो ये नीचे है, लिस्ट में ऊपर है। यही दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ अवेयरनेस, हाँ। है ना? बहुत सारी चीज है। तो स्टेज 0 मतलब डिस्कशन स्टेज 0 मतलब आफ्टर स्टेज 4। नहीं अच्छा, एकदम बिल्कुल। बिल्कुल इनिशियल कि वो अभी उस स्टेज में नहीं पहुंचा कि बॉडी के किसी और पार्ट को इन्वॉल्व करे। ये कैंसर के जस्ट बनने की पहली स्टेज। मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई शायद स्टेज 0 पर आता होगा। हार्ड आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, वो पता है कब आते हैं? जब उन्होंने चेकअप किसी और के लिए करा है, उसमें पता चला रहा कैंसर है, आते हैं। और वेरी रेयर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी कितनी कॉमन है, लैपोली कितनी होती है। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए सर्जरी हुई, गॉल ब्लैडर गया, देखा उसमें कि तो कैंसर निकला। आगे का स्टेप क्या है? उसकी रिवाइज सर्जरी हो। पेशेंट क्या करेगा? अरे कैंसर हो गया, अब तो जिंदगी नहीं है, अब तो बचाव नहीं है, कुछ नहीं है, वो जाते ही नहीं है, ट्रीटमेंट ही नहीं लेते। मैंने खुद लाइव एग्जांपल देखे हैं जो इस तरह के पेशेंट जिनको एक्सीडेंटल से गॉल ब्लैडर डायग्नोज हुआ, उन्होंने
आगे का इलाज कराया, 10 साल से बिल्कुल सही है। आप समझ रहे हो? तो ये क्या है? ये लैक ऑफ अवेयरनेस है कि भैया अगर बाई चांस भी कैंसर डायग्नोज हो रहा है उसका आगे का इलाज लो, फ्री रहो, मस्त रहो। Correct. और यही रीजन है कि अगर हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं ना, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। जरूर हम दोबारा सेकंड पार्ट में मुझे लगता है शक्ति, थैंक यू, ये आपने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। थैंक यू मैम। बहुत इंफॉर्मेशन आपने मतलब निकलवाई है जो लोगों तक शायद जाए। मैं प्रे करूंगी कि बहुत ज्यादा लोगों तक जाए और इस पे हम आगे भी काम करते रहें। बिल्कुल डन, डेफिनेटली। देखो, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक पर्पस था कि जब हमारे सामने कोई दुश्मन होता है, बीमारी एक तरीके से हम दुश्मन मान लेते हैं, तो अगर हम उसे खुद ही इतना बड़ा बना देंगे कि यार वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो हम उसको कभी हरा ही नहीं सकते। जब हम अपने दुश्मन के बारे में ये जान लेना, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, तो जब हम उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी उतना हमारे लिए ईजी होगा उसको हराना। तो प्लीज़ बात करें, इस वीडियो को शेयर करें। आप पे कुछ क्वेश्चन है वो कमेंट में पूछे, मैं कोशिश करूँगा मैम उसका रिप्लाई दें, मैं मैम से पूछ कर उनका रिप्लाई दें, ताकि अगर आपको इन फ्यूचर मैं नहीं चाहता कि किसी के घर में कुछ भी ऐसा कभी हो, बट बाई चांस, तो अगर आप पहले से ही प्रिपेयर हैं उस चीज़ को लेकर के, कि आप पहले से रेडी हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली वी आर अवेयर, हम फर्स्ट 0 स्टेज में ही उस चीज़ को अनकाउंटर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपसे हैप्पी कौन होगा। यस, तो प्लीज़ अवेयरनेस फैलाएं और ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें एंड इतना करें कि मैम को हम दोबारा बुलाएं फिर अपने पॉडकास्ट में और फिर हम बैठ कर बात करें। मैम थैंक यू सो मच। बना तो अच्छा रखा है। किस चीज़ का शूट हो रहा है? ये शूट हो रहा है हिंदी में बोलना है इंग्लिश में? हिंदी, ऑडियंस ही हिंदी। माइक लगा लीजिए पहले। अच्छा, कट नहीं लेगा कोई भी प्लीज़, ठीक है ना? एक ही बार ओपन कर सकते हैं, मतलब शूट कहाँ है? हो गया मैम, जैसे यहाँ कर बीमारी खो जाती हैं।